हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए मेडिवल हिस्ट्री की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में। ऑलराइट, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं सो मेक श्योर दे वॉच एवरी प्रीवियस सेशन। राइट, एंशिएंट और मेडिवल के लिए दोनों के लिए सीरीज शुरू है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पर जाइए द कॉन्सेप्ट और आपको एंशिएंट और मेडिवल दोनों के सारे जो है वो सेशंस देखने हैं। और अगर आप बाद में इन वीडियोस को देख रहे हैं सो आपको इस चैनल पर जो है वो कुछ समय बाद मॉडर्न हिस्ट्री और कल्चर की जो है वो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। उन सेशंस में मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में देंगे और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे, कैसा भी आप फील करते हैं इन सेशंस के बारे में। ऑलराइट, और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और अगर आपको मेरे सेशन से फ़ायदा पहुंच रहा है तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी इन वीडियोस को। राइट, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हों। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इन सभी सेशंस के आपको पीडीएफ मिल जाए सो टेलीग्राम चैनल है चौहान_सर_हिस्ट्री, जहाँ पर सारी पीडीएफ्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। राइट, उसके अलावा अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इसी सेम हैंडल से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा और अपना डाउट आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या जो भी बुक अगर आप चाहते हैं, राइट, उसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको मुझे मैसेज करना होगा और टेलीग्राम चैनल पर आपको वो मिल जाएगी। उसके अलावा जो स्पेशल क्लासेस मैं लेता हूँ, राइट, और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा स्पेशल क्लासेस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही है, और अगर आप स्पेशल क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूपीएससी प्री निकालना चाहते हैं तो आपको स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2020 से 1990s तक मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, और हमने जो है वो 2005 तक के पेपर जो है वो कर भी लिए हैं, 2020 से 2005 तक। ठीक है, सो मेक श्योर यू एक्सेस दिस टेलीग्राम चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और आपको जो है वो मतलब नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 4-in-1 ऑफर, जो कि पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 28 अप्रैल से पहले पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं यूपीएससी सीएससी का 1 ईयर का प्रोग्राम, राइट, सो आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर पहली बात तो एडिशनल मिलता है, जुलाई 2022 तक आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो वैलिड रहती है। प्लस आपको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं ऑफ INR वर्थ ₹10,000, राइट, 10,000 रुपये की वर्थ के 20 बुक्स का आपको सेट मिलता है, जो कि यूपीएससी के लिए सीएससी के लिए मतलब पूरा एक थॉरो मटेरियल है। अनअकैडमी की जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने ये मटेरियल प्रिपेयर किया है। उसके अलावा अगर आप एक साथ जो है वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप पेमेंट करने की स्थिति में अभी नहीं है, तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है लोन फॉर यूपीएससी, जिसमें ₹0 की प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट रेट, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल हो जाएगा। सो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप एक्सेस कीजिए उन इस पूरे मतलब प्रोग्राम को। ठीक है, देखिए कि क्या है, कैसे आप लोन को पा सकते हैं। ठीक है, पूरी तसल्ली कीजिए और तभी जो है वो एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर बच्चे नहीं कर पा रहे एक बारी में पेमेंट, तो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव होगा। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडिया के टॉप टीचर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। राइट, अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं 10% का, तो कोड यूज़ कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री, आपको मिलेगा डिस्काउंट और मुझे मिलेगा आप लोगों का सपोर्ट। उसके अलावा राइज, वर्ल्ड अफेयर्स, पाथफाइंडर जो है वो इस नाम से टेस्ट सीरीज़ शुरू है। चौहान_सर_हिस्ट्री कोड यूज़ कीजिएगा और एक्सेस कीजिएगा इन टेस्ट सीरीज़ को। 2 ईयर के बैचेस, 1 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, और स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बैट एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव, जिसमें 4 करोड़ तक का जो है वो स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, और जो टॉप रैंकर्स है उनको अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री मिलती है। राइट, अब एनरोल करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री, और ये बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है, आपके लिए एक मॉक टेस्ट की तरह जो है वो काम करेंगी। ऑलराइट, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा पढ़ने का जो है वो हमारी फिलॉसफी क्या है, हम क्या कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो एंशंट और मिडिवल के लिए हमारी पढ़ने की फिलॉसफी क्या है, मैंने आपको बताया था हम क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। प्री के लिए हमें कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना आता है, प्रोसेस ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट, है ना। प्रोसेस ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम हिस्ट्री को इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ते हैं,
और हिस्ट्री के अंदर जो सब डिसिप्लिन्स हैं, यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, राइट, इन सब को आपस में जोड़कर पढ़ते हैं और इसमें प्रोसेस ऑफ चेंज समझते हैं, यानी डायनेस्टी दर डायनेस्टी, एज बाय एज जो है वो क्या चेंज आता गया। ठीक है, सो अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस को, अगर आप स्पेशल क्लासेस भी लगा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ये फॉर्मूला मेरा प्रोसेस ऑफ चेंज का बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्री के लिए हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो प्री के लिए हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। अगली हमारी अप्रोच क्या रहती है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में एंशिएंट और मेडिवल के लिए हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के क्वेश्चंस, ठीक है, उसके अलावा प्रोसेस ऑफ चेंज के क्वेश्चंस, राइट, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के, उसके अलावा इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, साइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। सो दीज आर सम ऑफ, नॉट ऑल बट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चली है स्पेशल क्लासेस में। सो मेक श्योर यू एक्सेस टू दैट, यू गेट एक्सेस टू दो स्पेशल क्लासेस बाय सब्सक्राइबिंग टू माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको सारे लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो प्री के लिए हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस और प्रोसेस ऑफ चेंज जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो आपको समझा रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट्स आपको मेंस में काम आने वाले हैं प्रोसेस ऑफ चेंज के, बोथ एंशिएंट मिडिवल और फिर दूसरा हमारा सेट क्या है, एक सेट हमारा एंशिएंट मिडिवल का है और दूसरा हमारा सेट चलेगा मॉडर्न और कल्चर का, है ना, जिसमें कल्चर वाला पार्ट जो है वो हमें एंशिएंट मिडिवल पढ़ने के बाद हम कवर करेंगे और मॉडर्न के लिए हमारी अप्रोच अलग रहेगी। कल्चर और मॉडर्न के लिए भी हमारी अप्रोच बिल्कुल अलग रहेगी। मॉडर्न में मैंने आपको बताया ना, एक्शन और रिएक्शन की अप्रोच है हमारी। ठीक है, एक्शन में मैंने अगर आपने स्पेशल क्लासेस ली हैं तो मैंने एक्शन और रिएक्शन की अप्रोच समझाई है कैसी है। ठीक है, सो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि स्पेशल क्लासेस में आइए, वहाँ पर मैं आपको एडिशनल बातें भी बताता हूँ। ठीक है, खैर, सो हैविंग सेड दिस, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आपको जो है वो हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पॉइंट थॉरली क्लियर होना चाहिए, है ना। एक बगैर मतलब हवा में नहीं पढ़ना आपको, एक बगैर किसी स्ट्रेटजी के, बगैर किसी प्लान के नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमने मुगल एम्पायर में अभी तक बाबर के बारे में समझा। मैंने आपको बताया था कि किस तरह लोदियों को हटाकर बाबर शक्ति में आया और दिल्ली सल्तनत जो है वो किस तरह मोहम्मद बिन तुगलक के जाने के बाद श्रिंक होती गई। फिरोज शाह तुगलक ने जो उसके पास बचा था उसको कंसोलिडेट करने का काम किया, एक्सपेंड करने का काम नहीं किया। और फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद जो तुगलक मतलब सक्सेसर्स रहे फिरोज शाह के, वो कामयाब नहीं रहे। फिर बहलौल लोदी के आने के बाद जो लोदीज हैं उन्होंने भी, सैयद आए, फिर सैयद के बाद लोदीज आए, उन्होंने भी जो है वो एक्सपेंड करने से ज़्यादा कंसोलिडेट करने पर ध्यान दिया। लेकिन फिर फाइनली हमें लोदियों में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी एक्सपेंड करते हुए नज़र आए, लेकिन वो भी कुछ खास जो है वो एक्सपेंशन नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि गुजरात और बंगाल जो है वो लोदियों के हाथ से निकल गया था। दो इंपॉर्टेंट पोस्ट उनके हाथ से निकल गई थी। उनके हाथ में केवल पंजाब, दिल्ली, जौनपुर वाला एरिया जो है वो रह गया था। ठीक है, जो कि सफिशिएंट नहीं था एक एम्पायर को चलाने के लिए। ऐसे में बाबर आते हैं भारत, राइट, और बाबर हिंदुस्तान आकर जो है वो एक्सपेंड करना शुरू करते हैं, जिसमें आगे मैं आपको मैप में दिखाता हूं, जिसमें बाबर जो है वो, मैंने आपको बताया कि राणा सांगा को जो है वो परास्त करते हैं। उसके अलावा ग्वालियर तक वो जीतते हैं और इधर जो है वो ईस्ट में मतलब बंगाल तक का एरिया जो है वो जीतकर अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं। यानी कि अभी भी कुछ हिस्सा राजपूताना का, उसके अलावा पंजाब और जौनपुर वाला एरिया जो है वो, मतलब ये दिल्ली द्वाब है, जौनपुर है, ठीक है, मालवा का कुछ एरिया जो है वो बाबर अपने कंट्रोल में ले आते हैं। लेकिन ये भी अभी सफिशिएंट नहीं है। मैंने आपको बताया जो दिल्ली पर बैठेगा, जो दिल्ली आगरा के एरिया में बैठा है, यानी जो द्वाब में बैठा है, उसको गुजरात और बंगाल दोनों कंट्रोल करना पड़ेगा और साथ ही साथ उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर काबुल भी कंट्रोल में काबुल भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तभी चलकर उसका काम चलेगा। दैट मीन्स हुमायूं, बाबर के मरने के बाद हुमायूं जब शक्ति में आया तो हुमायूं के सामने पहली चुनौती तो क्या होगी, क्या बोलते हैं इसको, प्रीमोजेनिचर, यानी कि बैटल ऑफ सक्सेशन। बाबर के 4 पुत्र और वो चारों पुत्र जो हैं वो दिल्ली के लिए लड़ेंगे आपस में, या मतलब
हिंदुस्तान के लिए आपस में लड़ेंगे, उसमें किस तरह हम देखेंगे कि हुमायूं जीता, और फिर थ्रू आउट हुमायूं के जीवन में उसके भाई जो है वो समस्या बने रहे। तो सबसे पहली तो अपना ही परिवार जो है वो मुस्लिम एम्पायर के लिए समस्या है, क्योंकि देर इज़ नो क्लियर कट रूल फॉर एक्सेशन या प्रीमोजेनिचर के लिए कोई क्लियर कट रूल नहीं है। जिस तरह मनुस्मृति में ज्येष्ठ पुत्र को जो है वो मतलब क्लियर लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ पुत्र जो है वो पिता के बाद शासन संभालेगा, उस तरह इस्लामिक ट्रेडिशंस में ऐसा नहीं है, राइट। तो हमें इस्लामिक ट्रेडिशंस में हमेशा बैटल ऑफ सक्सेशंस की वजह से समस्याएं आती हुई नजर आएंगी, ठीक है, जो कि हुमायूं के लिए कोई अलग नहीं था। तो हुमायूं शक्ति में, हुमायूं बाबर के मरने के बाद हुमायूं के सामने सबसे पहले तो उसके भाइयों की समस्या है ना। तो सबसे पहला है बैटल ऑफ एक्सेशन या वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। दूसरी समस्या है नोबिलिटी, ठीक है। पहली है वॉर ऑफ एक्सेशन और दूसरी है इसी की नोबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये मोगल्स हैं, है ना, तिमुरिद हैं और मंगोल हैं, बेसिकली मंगोल इनकी जो है वो डिसेंडेंट्स है। तो दैट मीन्स ये जो आर्मी लेकर आए हैं ना, इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा हेटेरोजीनस है, ठीक है। इनकी आर्मी में मंगोल भी हैं, तुर्की भी हैं, फारसी भी है, अफगानी भी है, सबको ले आए ये। क्योंकि मैंने बोला ना तिमुरिड आइडियोलॉजी क्या कहती है, तिमुरिड आइडियोलॉजी कहती है जोड़कर चलो, सबको इस्लामिक होने चाहिए, सबको जोड़कर चलो। हिंदू हैं इनकी सेना में, ठीक है, इनकी सेना में हिंदू मतलब राजपूत जो है वो मतलब शासक भी हैं और राजपूत मतलब सैनिक भी हैं इनकी सेना में, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं कि हुमायूं की समस्याएं क्या हैं। तो बेसिक पॉइंट ये है कि हुमायूं जब शक्ति में आया तो हुमायूं ने इनहेरिट भी करी समस्याएं कुछ, और कुछ समस्याएं जो है वो नेचर है इस्लामिक स्टेट्स का, वो तो उसके साथ जुड़ी ही थी, ठीक है। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपको ऑप्शनल में काम आता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रिपेयर होना चाहिए, जो हिस्ट्री ऑप्शनल जो बच्चे तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम आने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, तो मुगल एम्परर हुमायूं ऑल्सो नसीर उद्दीन मुहम्मद हुमायूं, ठीक है। तो इसी तरह बाबर का नाम मैंने आपको बताया था जहीर उद्दीन मुहम्मद बाबर। तो देख रहे हैं आप तिमूरियों के नाम इसी तरह होते हैं, है ना। मुगल एम्परर हुमायूं का नाम क्या है, नसीर उद्दीन Muhammad Humayun was born in Kabul in 1508, and although he had received education due to arrangements made by Babur and acquired knowledge of Turki, Arabic and Persian, he does not seem to have developed any scholarly interest in anything, ठीक है। 1508 में पैदा हुआ, कहाँ पर, काबुल में। काबुल वाला रीजन जो है वो किसने जीता, बाबर ने, राइट। जब समरकंद से निकाले गए, ठीक है, उसके अलावा फरगना से भी निकाले गए, तो काबुल जो है वो बाबर अपने साथियों को लेकर आए, उन्होंने काबुल कंट्रोल में किया अपने, और वहाँ पर जो है वो पैदा हुए हैं हुमायूं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा यहाँ पर क्यों बोला गया है कि हुमायूं ने तुर्की, अरबी और फारसी तीनों भाषाएं सीखी। क्यों? क्योंकि तुर्की लोगों को जोड़कर रखना है, अरबी जो है वो थियोलॉजिकल जो भी कल्चर है यानी कि कुरान और उलेमाओं को जोड़ना है तो अरबी सीखनी पड़ेगी, और फारसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन, काबुल फारस वाला रीजन, इस सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फारसी लैंग्वेज में चलता है। तो ये तीनों लैंग्वेजेस पर कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। तुर्की भी कौन सी है, ध्यान रखनी है आपको, चगताई, ठीक है। किस रीजन से आते हैं ये, यहाँ पर चगताई डायलेक्ट्स तुर्की के चलते हैं, ठीक है। तो बाबर चगताई भाषा बोलता था, ठीक है। हुमायूं चगताई जो है वो भाषा जानता था, अकबर चगताई भाषा नहीं जानता था, ठीक है। मैंने आपको बोला ना तुजुकी बाबरी जो है वो चगताई तुर्की में लिखी है, फिर बाबर नामा जो है फिर उसको फारसी में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। खैर इतना डीप में, ये ऑप्शनल के लिए जो है वो जानना हमारे ज़रूरी है, और ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हुमायूं की कहानी हमें डिटेल में समझनी है, तो इनके ये चीज़ें आपको, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी शासक है, मतलब मुस्लिम शासक है, तो मुस्लिम शासकों के सामने उनकी कोर्ट में समस्याएं क्या है, उनकी बहुत हेटेरोजेनस कोर्ट है, ठीक है। जैसे राजपूतों की कोर्ट में मोस्टली जो है वो राजपूत शासक, मुस्लिम कोर्ट्स में ऐसा नहीं है। मुस्लिम कोर्ट्स में उनकी जो मतलब जो रिलीजियस ब्रांच है कोर्ट की, राइट, वो उलेमा है, वो अरबी में, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस अरबी में होता है, ठीक है। दूसरी साइड जो उनके ट्रेडिशनल सैनिक हैं वो तुर्की भाषाएं बोलते हैं, क्योंकि डिसेंडेंस इनकी तुर्की है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, राइट, जो मतलब इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो फारसी में है। ऐसा क्यों है, मैं आपको एक छोटे से मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगा। अगर आप लोगों को भूल गए आप लोग ये सब चीज़ें, तो एक बार मैप से आप सीख लें, ठीक है। तो देखिए बहुत छोटा सा मैप है,
ये आ गया इंडिया आपका, है ना, और ये आपका सऊदी वाला रीजन, ये अफ्रीका, और इस तरह जो है वो ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल सी, ये हिमालय, इस तरह, ठीक है। तो एक सेकेंड, कैस्पियन और अराल, है ना। तो ये आपका फारस वाला रीजन है। यहाँ पर आपकी अरबी, अरबिक जो है वो पॉपुलर है, इधर फारसी पॉपुलर है थ्रू आउट इधर तक, ठीक। इस पूरे रीजन में इनफैक्ट यहाँ तक जो है वो फारसी पॉपुलर है। इधर ऊपर जो है क्या है, आपकी टर्किक ट्राइब्स हैं। अब टर्किक ट्राइब्स के पास जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं है। पॉलिटिकल कंट्रोल टर्किक, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, टर्किक ट्राइब्स के पास ही पॉलिटिकल कंट्रोल है, लेकिन वो कहाँ जाकर आता है उनके पास, फारस वाले रीजन, मतलब जहाँ पर फारसी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, ठीक है। और इस इनके पास, अरबियों के पास या इजिप्शियंस के पास जो है क्या है, यहाँ पर खिलाफत है, राइट। और ये जो है वो क्या, किस भाषा में कॉरस्पॉन्ड करते हैं, अरबिक में, ठीक है। सो जो भी टर्किक शासक है इस रीजन में, सेल्जुक थे, उसके बाद ऑटोमन आए, ख्वारिज़मी थे, या तुर्की ही है, तिमूरी ही क्यों ना हो, ठीक है। इन सबको फारसी एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्ट करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये एफिशिएंट है और ये बहुत पुराना है। और जो ट्रेडर्स हैं, जो समझ रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं इस सारे रीजन के, वो फारसी भाषा में ही ट्रेड करते हैं या जानते हैं, पूरा सिस्टम फारसी भाषा में सेट है। तो चाहे वो तुर्की हो, ऊपर से तुर्की आए हों, या इस इधर से अरबी आए हों, सबको फारसी भाषा, इनफैक्ट ग्रीक्स को भी फारसी एडमिनिस्ट्रेशन अपनाना पड़ा। अलेक्जेंडर आया ना, तो उसको भी फारसी एडमिनिस्ट्रेशन अपनाना पड़ा, इतना स्ट्रांग है फारसी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब इस तरह की जो है वो इन डेप्थ है फारसी एडमिनिस्ट्रेशन की। अब फारसी एडमिनिस्ट्रेशन आप पूछेंगे क्या, तो ये दीवान, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, दीवानी, फौजदारी, ये सब फारसी एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से हैं, ठीक है। तो जब तिमूरी टर्की वाले रीजन से, है ना, इस मतलब जो ट्रांस ओशियाना वाला रीजन है, यहाँ से जब तिमूरी नीचे फारस वाले रीजन में एंटर करते हैं, और वो जब अनातोलिया तक कंट्रोल कर लेते हैं एक साइड, और दूसरी साइड वो दिल्ली तक कंट्रोल कर लेता है तिमूर, तो उन्हें फारसी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी शासक इस एरिया में एक्टिव है, उसको फारसी, तुर्की और अरबी तीनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए जो मतलब मुगल, या फॉर दैट मैटर कोई भी मुस्लिम कोर्ट है ना, मतलब जो भी मुस्लिम कोर्ट्स हैं या जो भी शासक है, जो कोर्टिशन है, उनका पढ़ा लिखा होना और वेल लर्नड होना बहुत ज़रूरी है। वेल लर्नड होने का मतलब क्या है कि इन तीनों भाषाओं में निपुण होना बहुत आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आगे आपको बहुत काम आएगा ऑप्शनल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑप्शनल के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत जो है वो अभी से मैं टेस्ट देना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ऑप्शनल की सीरीज़ शुरू करूँगा तो ऐसा ना हो कि आप लोग बिल्कुल ब्लैंक बैठे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही लर्नड हिंदी आफ्टर बाबर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, पता है, आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपको जो भी कार्डर मिलता है ना, वहाँ पर जाकर अगर आपकी वो मदर टंग नहीं है, मान लीजिए आप पंजाब से हैं और आपको कार्डर जो है वो महाराष्ट्र मिल गया, तो आपको मराठी सीखनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो ये एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता होना चाहिए कि जिस रीजन में आप जाते हैं, वहाँ की जो मतलब लैंग्वेज होती है, ठीक है, मतलब नेटिव लैंग्वेज होती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है वो आपको धारण करनी पड़ती है। वही हुमायूं के साथ हुआ है। हुमायूं हिंदुस्तान आया तो हुमायूं ने हिंदुस्तान आकर हिंदी भी सीखी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैप मैंने आपको बताया ही, इस मैप को हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंस देखिए क्या क्या है हमारे पास। बाबर, पहले बाबर का एक्सटेंट है, ठीक है, फिर उसके बाद ये एक्सटेंट है कहाँ तक, 1600, ये जो ग्रीन वाला एक्सटेंट है ये आपको नजर आ रहा है, जहां तक अकबर कर सका कंट्रोल। तो देखिए अकबर के कंट्रोल में बोथ, अकबर को महान शासक क्यों कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सेंस उसने पकड़ ली। उसने गुजरात और बंगाल देखिए दोनों कंट्रोल कर रखा है, और अकबर के कंट्रोल में ये वाला रीजन भी था, यानी कि उसने नेचुरल बॉर्डर्स, यानी कि काबुल, गुजरात और बंगाल तीनों को कंट्रोल किया, ठीक है। इसके आगे औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब जो है वो आपको दक्षिण भारत तक एक्सपेंड करता हुआ नजर आएगा। 1707 तक आपको औरंगजेब के अंत तक दक्षिण भारत भी कंट्रोल में नजर आएगा। उसके बाद फिर डिसइंटीग्रेशन हुआ, लेकिन कंसोलिडेटेड एम्पायर जो है वो गुजरात, बंगाल, काबुल जो है वो वेल कंसोलिडेटेड एम्पायर किसने प्रोवाइड किया, अकबर ने, ठीक है। और सूर्य एम्पायर की, ये सूर्य एम्पायर की बाउंड्री आपको जो ग्रीन लाइंस में नजर आ रही है, राइट। सो देख रहे हैं आप सिंध वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से मकरान कोस्ट है। अगर गुजरात से नहीं मिलता, क्योंकि गुजरात में
बहादुर शाह जो है वो बहुत स्ट्रांग था, ठीक है। बहादुर शाह की सल्तनत में आपको बताऊंगा क्या है। लेकिन इसलिए अरब के साथ ट्रेड करने के लिए फिर सिंध वाला मकरान कोस्ट, थाटा से मकरान कोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्लस बंगाल जो है वो शेरशाही कंट्रोल में, प्लस पंजाब जो है वो शेरशाही कंट्रोल में, ठीक है, और दिल्ली तो है ही। आगे बढ़ते हैं। ही acquired experience of battle in पानीपत एंड खानवा ड्यूरिंग his early life when he was barely 18। सो देखिए, हुमायूं को बाबर ने, मतलब कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, हुमायूं को बाबर ने, अब मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडिया में एक कॉमन जो है वो एनालॉजी, मान लीजिए अगर आप मुस्लिम फैमिली से हैं और ख़ास तौर पे अगर आप नॉर्थ इंडिया की और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है, हरियाणा पंजाब, यहाँ की मुस्लिम फैमिली से हैं, या अगर जाट फैमिली से हैं या किसी भी फैमिली से हैं, तो आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि जो हमारे फादर फिगर्स होती हैं ये हमारे इतने नज़दीक नहीं होते। मतलब फादर जो है वो अपने पुत्रों के साथ बहुत घुलते मिलते नहीं हैं, है ना, बहुत एक डिस्टेंस रहता है फादर फिगर्स में और हाउस होल्ड में, राइट। बच्चे जो हैं वो माता के साथ जो ज़्यादा घुलते मिलते हैं। तो ये जो फादर्स का जो बिहेवियर है ना, ये फारसियों में बहुत, और मतलब तुर्कियों में, तो फारसी और तुर्कियों में बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पर वो बच्चों के साथ नहीं घुलते मिलते। तो जो रॉयल क्लास हुआ करती थी वो तो पहले बच्चों को, मतलब ऐसा हुआ करता था कि बच्चे मतलब कई कई सालों तक अपने पिता से मिलते ही नहीं थे, दूर जो है वो पढ़ने भेजा जाता था। लेकिन बाबर बिल्कुल उलट था। बाबर हुमायूं को बहुत नज़दीक रखता था अपने। बाबर और हुमायूं साथ में फुल अय्याशियाँ करते थे, सीधा बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। फुल नशेबाजी चलती थी। अफीम के बहुत बड़े जो है वो शौकीन थे दोनों, बाबर और हुमायूं, अफीम के, शराब के, नाच गाने के। तो फुल अय्याशी चलती थी। तो जब तक बाबर स्ट्रांग था तब तक हुमायूं को टेंशन नहीं थी कोई। तो हुमायूं जो है वो बचपन उसका बहुत भोग विलास में गुजरा। पढ़ने का भी इतना खास शौकीन नहीं था, लेकिन लैंग्वेजेस सीखनी पड़ी थी क्योंकि रॉयल फैमिली से था, तो ये सब सीखना पड़ता ही था उन्हें। इवेंचुअली उसने जो है वो एक बहुत टेस्ट डेवलप किया लिटरेचर के लिए, लेकिन शुरुआत में नहीं था। शुरुआत में ऐशो आराम की तरफ बहुत उसका ध्यान था। तो जब भारत आया बाबर, तो भारत से भागने के चक्रों में था हुमायूं, ठीक है। तो फिर हुमायूं को कंसिलिएट करने के लिए बाबर ने नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान का जो है वो एक प्रोविंस हुमायूं को दिया। और जब बाबर बीमार हुआ तब वापस जो है वो हुमायूं को बुलाया गया कि आ जाओ वापस आप, क्योंकि मैंने बोला था हुमायूं जब पानीपत आया तो गर्मी सही नहीं गई। आप देख रहे हैं आज अगर आप दिल्ली नॉर्थ इंडिया में कहीं भी रहते हैं तो 40+ टेम्परेचर चल रहा है कई जगहों पर, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो जो सेंट्रल एशिया से व्यक्ति आया है जिसको बर्फ में ठंड में रहने की आदत है, वो नहीं सह सकते इस तरह का टेम्परेचर। तो हुमायूं वॉज नॉट कंफर्टेबल इन इंडिया, सो ही वॉज सेंट बैक। उसको जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान का एक प्रोविंस जो है वो दे दिया गया संभालने को। लेकिन जब बाबर की हालत बहुत ख़राब हो गई तब उसे वापस बुला लिया गया आगरा, ठीक है। इन 1526 he was assigned हिसार फिरोजा एंड आफ्टरवर्ड ही वॉज गिवन संभाल एज जागीर, ठीक है। देखिए, हिसार फिरोजा हरियाणा में, और संभाल जो है वो थोड़ा दिल्ली से आप बाहर निकलेंगे, ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर, ये दिल्ली है, दिल्ली से बाहर संभाल जो है फिर दिया गया, ठीक है। और हरियाणा में जो है वो हिसार फिरोजा है यहाँ पर, तो संभाल दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, आपको ध्यान रखना है। और ये मैप्स के लिए भी, वैसे मैप्स में अब नहीं पूछे जा रहे एंशिएंट के मिडिवल के सवाल, बट स्टिल आपको पता तो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि साइट पर सवाल बन जाता है। आफ्टर बैटल ऑफ खानवा ही वॉज पुट इन चार्ज ऑफ बादकशान, ये है वो जगह बादकशान इन नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न, प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में बादकशाह, where he fell sick and was brought to Agra. Babur nominated him as his successor while on deathbed. हुमायूं के आगे चैलेंज क्या थे, देखिए, हुमायूं को सक्सेसर बना दिया गया, लेकिन स्टिल हुमायूं के भाई, हुमायूं के कजन्स कहते थे कि हम बनेंगे शासक, ठीक है। जबकि बाबर ने हुमायूं को जो है वो सक्सेसर घोषित कर दिया था। जबकि समझ रहे, भाइयों का क्लेम क्यों था, क्योंकि ऐसा कुरान में और कहीं भी नहीं लिखा है कि सक्सेसर घोषित कर सकते हैं, लेकिन बाबर ने ऐसा किया। The throne inherited by Humayun was not bed of roses. Along with the empire, he inherited many difficulties which were further complicated by the weakness in his own character. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अय्याश था। सो देखिए, सो ये जो येलो वाला रीजन है, इतना रीजन इंक्लूडिंग काबुल,
इंक्लूडिंग काबुल, ऐसा नहीं है कि काबुल नहीं था कंट्रोल में, काबुल भी था, ठीक है। इंक्लूडिंग काबुल, ये रीजन जो है वो हुमायूं को मिला। सो इसमें देखिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। जो इब्राहिम लोदी यानी अफगानियों को जो हराया है, तो अफगानी रेमिनेंट्स अभी जिंदा हैं, अफगानी गए नहीं। और बंगाल में अफगानी जो हैं वो स्ट्रांग हैं, ठीक है। गुजरात में अलग सुल्तानशाही चल रही है, राजपूत सोच रहे हैं, राजपूत मालवा के राजपूत जो है वो सोच रहे हैं हम आ जाएं शक्ति में। जौनपुर में जो अफगानी रह गए हैं वो सोच रहे हैं हम आ जाएं शक्ति में। दिल्ली में जो पुरानी तुर्की जो नोबिलिटी हैं वो सोच रहे हैं हम आ जाएं शक्ति में। और उसके अलावा काबुल और पंजाब में जो तिमूरियों ने अपने गवर्नर बैठे हैं वो सोचते हैं कि हम आ जाएं शक्ति में। सो दैट मीन्स हुमायूं के शक्ति में आते ही उसके लिए उसके सामने बहुत सारे चैलेंज थे। नेटिव्स जैसे कि राजपूत हो गए, उसके अलावा गुजरात और बंगाल के मुस्लिम शासक, और उसकी खुद की नोबिलिटी में से बंदे, और पुरानी तुर्की नोबिलिटी से बंदे, ये सारे जो हैं वो हुमायूं के लिए समस्या थे, राइट। विद मैनी डिवाइड हुमायूंस चैलेंज इनटू हुमायूंस चैलेंज इनटू फॉलोइंग हेड्स, राइट। देखिए क्या क्या इस मैप में एक आपको दिख जाएगा बहुत अच्छा कि एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर 1530 तक। देखिए 1530 तक इतना जो है वो मुगल एम्पायर था, मैंने आपको पहले भी दिखाया है ना। बिहार तक के रीजन तक फैला हुआ है और काबुल कंट्रोल में है। एक्सटेंट ऑफ 1605 तक जो है वो अकबर के टाइम तक बंगाल नहीं है, गुजरात है, गुजरात और बंगाल कंट्रोल में आ गया। और फिर औरंगजेब के टाइम तक यहाँ तक कंट्रोल में आया है ना। लेकिन हुमायूं के लिए पढ़ रहे हैं हम, हुमायूं के लिए कंटेस्ट जो है वो कहाँ से आएगा? राजपूतों से, दुआब से, ठीक है, जौनपुर वाले रीजन से, बिहार से, बंगाल से, गुजरात से, और उसकी खुद की नोबिलिटी काबुल में और पंजाब में, है ना। तो देखिए किस तरह, आइए देखते हैं किस तरह हुमायूं निपटा इन सब समस्याओं से। सबसे पहली प्रॉब्लम उसकी इश्यू ऑफ सक्सेशन। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लॉ ऑफ प्रीमोजेनिचर आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, there followed a war of succession. Every prince asserted his claim to the throne. ठीक है, हुमायूं के 3 भाई, कुल मिलाकर 4। हुमायूं के बाद कौन कौन से? कमरान, अस्कारी और हिंडाल। नाम ध्यान रखना है आपको, हुमायूं, कमरान, अस्कारी और हिंडाल, ये तीनों, ये चारों जो हैं वो, मतलब हुमायूं को तो सक्सेसर घोषित किया गया, लेकिन ऐसा कोई रूल जो है वो इस्लाम में है नहीं, तो चारों का क्लेम जो है वो वैलिड है। अब लड़के फैसला कर लें कि कौन आएगा शक्ति में। लेकिन हुमायूं खास डिप्लोमेट था नहीं, बट स्टिल बाबर ने समझा कर रखा हुआ था कि लड़ना नहीं है आपस में, हुमायूं शासक रहेगा। तो फिर भी इन्होंने जो है वो बहुत रिलक्टेंटली जो है वो इन्होंने चलो मान लिया कि ठीक है तुम बन गए हो, जब भी तुम कमज़ोर होंगे हम तुम्हें शक्ति से उतारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना? ठीक है, वजीर कौन था? प्राइम मिनिस्टर निजामुद्दीन मुहम्मद खलीफा had sustained a very poor opinion of Humayun and preferred to support Mahdi Khwaja, brother-in-law of Humayun, to the throne. ठीक है, तो निजामुद्दीन मोहम्मद खलीफा जो है वो क्या था? वो बाबर का भी जो है वो वजीर था, और फिर उसके बाद हुमायूं का वजीर बना, क्योंकि हुमायूं जो है वो कह सकते हैं आप नशेड़ी था। ठीक है, उस समय अपनी जवानी में हुमायूं बहुत नशेड़ी था। तो उस समय हुमायूं उस कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं था, बहुत ज़्यादा भोग विलास में पड़ा हुआ था और उसको एक्सपीरियंस नहीं था इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल करने का। सेकेंड चीज, नीड टू कंसोलिडेट द एडमिनिस्ट्रेशन। इस समय कंसोलिडेशन की जरूरत थी। बाबर हैड नॉट लेफ्ट बिहाइंड हिम अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड एम्पायर, क्योंकि कई जगहों पर जो है वो मोर्चे खुले हुए थे। किस किस के साथ? अफगानियों का, अभी अफगानियों को हरा दिया गया था, जौनपुर वाले एरिया से भगा दिया गया था, बट स्टिल बंगाल में अफगानी बहुत स्ट्रांग थे, है ना, बंगाल में अफगानी बहुत स्ट्रांग थे। और गुजरात में जो है वो गुजरात के सुल्तान बहुत स्ट्रांग थे। मालवा वाले एरिया में अन्य विराट, गोंडवाना खानदेश वगैरह, ये सब जो है वो काफ़ी स्ट्रांग थे, और राजपूत जो है वो कॉन्फिडरेसी क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा फारस से जो है वो अटैक आ सकता है। तो समझ रहे हैं, समस्याएं तो थी उसके सामने। ड्यूरिंग हिज 4 years इन इंडिया ही हैड बीन बिजी इन, बाबर की बात कर रहे हैं, बाबर जो है वो लड़ता रहा और एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेट करने का समय उसे नहीं लगा। ही हैड नीदर टाइम नॉर इंक्लिनेशन टू एस्टेब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कॉम्पोजिट आर्मी, अब नेक्स्ट समस्या क्या थी हुमायूं की? कि उसकी आर्मी बहुत कॉम्पोजिट थी। ठीक है, देखिए ये सारे पॉइंट्स आपके ऑप्शनल में काम आएंगे, क्योंकि वहां पर जो है वो ये
इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बनता है मेडिवल में, बहुत डिटेल में जाकर सवाल बनता है। और प्री में जो है वो ये एक कनेक्टिंग मतलब टॉपिक की तरह काम करता है। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एट द बैक ऑफ योर हेड आपको स्टोरी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, ठीक है। कंपोजिट आर्मी लैकिंग डिसिप्लिन। द मुगल आर्मी ऑल्सो वॉज नॉट अ नेशनल वन। अब यहां पर नेशन जो है वो, नेशन का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? यूरोप वाला नेशन का कॉन्सेप्ट है, 19th सेंचुरी यूरोप का, ठीक है। कि एक जियोपॉलिटिकल रीजन में एक ही तरह की कम्युनिटी रहती है जो सिमिलर कल्चर को फॉलो करती है, सिमिलर उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो ऐसे रीजन को हम कहेंगे क्या? नेशन, ठीक है। तो ऐसा कुछ था नहीं। दैट मीन्स या तो सारी ही सेना तिमूरी होती, नेशनल सेना हम कैसे कह सकते थे कि सारी ही सेना तिमूरी होती, या सारी ही सेना मंगोल होती, या सारी सेना तुर्की होती, या फारसी होती, या अरबी होती, या राजपूत होते, तो आप कह सकते हैं कि वो एक नेशनल सेना थी, राइट। लेकिन ऐसा था नहीं, उसकी सेना थी बहुत ज़्यादा कॉम्पोजिट, ये सारे लोग जुड़े हुए थे, राइट। इट वॉज अ मिक्सड बॉडी ऑफ एडवेंचरर्स। अब सबको जुड़ना था, एडवेंचर क्यों कर रहे थे सारे? क्योंकि खम्स के रूल के तहत लूटी हुई राशि में से 5 में से 4 हिस्सा जो है वो कमांडर्स मतलब सेना को जाता है, राइट। इट वॉज मिक्स बॉडी ऑफ एडवेंचरस। मोगल्स तो थे ही, उसके अलावा पर्शियंस, अफगान्स, इंडियंस, टर्क्स, उज्बेक्स, ये सारे थे, राइट। सच एन आर्मी वॉज नॉट डिपेंडेबल। और सब जो है मतलब खींचतान थी, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था आर्मी में। आगे देखिए, नेक्स्ट, अनरिलायबल नोबिलिटी। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया ना, ये सभी लोग जो है वो और यही लोग नोबिलिटी भी थे, ठीक है, इन्हीं की आर्मी थी। हुमायूंस कोर्ट ऑल्सो वॉज फुल ऑफ नोबल्स हु हैड प्लान्स for the possession of the throne. More dangerous than the nobles were the princes of royal blood. His 3 brothers coveted the throne and added to difficulties of हुमायूं। तीनों भाई जो है वो मतलब जीने नहीं दे रहे थे हुमायूं को। हुमायूं गद्दी के पीछे थे, उसके खुद के भाई और नोबल्स तो थे ही, अफगानी खास तौर पे, ठीक है, जिनका क्लेम था, अफगानियों का क्लेम था, क्योंकि अफगानियों को हटाकर जो है वो तिमूरी शक्ति में आए थे, है ना। बिसाइड्स देम हुमायूंस कजन ब्रदर्स मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा। अब ये कहां पर शासन कर रहे हैं? ये खुरासन वाले रीजन से, खुरासन और फारस वाले रीजन में शासन कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो कंसीडर्ड देयर क्लेम टू थ्रोन, और ये कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान पर अटैक करेंगे, एज गुड एज दोज ऑफ सन ऑफ बाबर। उसके अलावा अफगान्स का थ्रेट था। द अफगान्स दो डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत and the battle of Ghagra, refused to submit to the Mughal domination, and they proclaimed Mahmud Khan Lodi, brother of Ibrahim Lodi, as their king. So अफगान कह रहे थे कि दिल्ली तो अभी भी हमारी है, तुम थोड़े से कमज़ोर हो जाओ, हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन अफगानों में से भी सूर खानदान जो है फिर दिल्ली पर शक्ति में आया, लॉदी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि लॉदियों को इन दोनों बैटल में कमज़ोर कर दिया था, बट स्टिल लॉदी जो है वो मंडरा रहे थे इधर ही आसपास। देखिए, ये जो बैटल है ना, यहाँ पर जो घाघरा वाली बैटल हुई है, इसकी वजह से इतना रीजन कंट्रोल में आ गया ना मुगलों के, ठीक है। लेकिन लॉदी जो है वो इस रीजन में यहाँ पर जो है वो अभी भी भटक रहे हैं, और वो मौका ढूंढ रहे हैं कि जैसे ही मुगल कमज़ोर हों और हम अटैक करें, ठीक है। और उन्होंने किया भी, आगे बताऊंगा आपको मैं, देखिएगा। नेक्स्ट है बहादुर शाह का थ्रेट। मैंने बोला ना, सुल्तान गुजरात के कौन थे? बहादुर शाह। द मुगल अथॉरिटी वॉज ऑल्सो थ्रेटेंड बाय द ग्रोइंग पावर ऑफ गुजरात अंडर बहादुर शाह। अब देखिए, दिल्ली कमजोर है ना, दिल्ली कमजोर थी इब्राहिम लोदी के समय से ही, ठीक है, और मालवा जो है वो सारा डिस्टर्ब्ड था। सो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा फायदा इसका किसको हुआ? गुजरात को। क्यों? क्योंकि अब एक सेंट्रलाइज, सबको ट्रेड करना है ना। मान लीजिए अगर ये पूरा गुजरात किसी और के कंट्रोल में हो और ये पूरा रीजन किसी एक राज्य के कंट्रोल में हो, तो गुजरात के लिए जब कोई भी सामान भेजेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, तो इस पूरे एक ही राज्य में से आएगा वो, तो टोल जो है वो सेम अमाउंट होगी। और टोल जो मतलब मान लीजिए कि अगर किसी एक व्यक्ति से आप बल्क में सामान खरीदते हैं तो ऑब्वियसली दाम कम हो जाता है ना, तो वही यहाँ पर समस्या थी, ठीक है। जब कोई एक ही एम्पायर गुजरात को सामान भेजेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, तो गुजरात को कम मिलेगा टोल। लेकिन जब छोटे छोटे बहुत सारे एम्पायर हो जाएंगे, सिंध अलग सामान दे रहा है, राजपूताना अलग दे रहा है, मालवा अलग दे रहा है, ठीक है, दिल्ली अलग से दे रहा है, जौनपुर अलग से दे रहा है, ये सारे जब अलग अलग एम्पायर सामान दे रहे हैं गुजरात को एक्सपोर्ट करने के लिए, गुजरात को बहुत सारा टोल मिल रहा है,
तो गुजरात बहुत रिच है इस समय, और रिच है गुजरात, और एम्बिशियस शासक है बहादुर शाह, और वो पूरे हिंदुस्तान को दिल्ली के बाद, दोआब के बाद बंगाल तक जो है वो कंट्रोल करना चाहता है। ठीक है। He was a young and ambitious prince of an extremely rich kingdom, extremely rich, blind rich. ठीक है। As he had plenty of resources at his command, he aimed at overlordship of India. लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि जो तिमूरी सेनाएं थी वो भले ही बटी हुई थी, बट स्टिल देवर मतलब मोर कैपेबल, वो युद्ध लड़ने में, मतलब जो युद्ध नीतियां हैं वो उनकी ज़्यादा स्ट्रांग थी, प्लस उनके पास आर्टिलरी थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात आर्टिलरी नहीं ले सकता था, गुजरात पुर्तगालियों से आर्टिलरी खरीद सकता था, लेकिन तिमूरियों के पास जो आर्टिलरी थी वो बेटर थी। वेल, अब यहाँ पर बच्चे पूछते हैं कि गुजरात कोस्टल रीजन है, ठीक है, तो गुजरात के पास बैटल आर्टिलरी क्यों नहीं थी? भैया आर्टिलरी बना कौन रहा है? टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ठीक है, टेक्नोलॉजी है तुर्कों के पास। ठीक है, तो तुर्की जो है वो अरबियों के रास्ते हिंदुस्तानियों को क्यों बेचेंगे? अगर बेच भी रहे हैं तो फिर वो मतलब कम क्वालिटी की टेक्नोलॉजी बेचेंगे आर्टिलरी की। ठीक है, और उनके पास फर्स्ट हैंड थी नॉलेज, इनके पास, तिमूरियों के पास। तो खैर, नेक्स्ट देखिएगा, पर्सनल डिफिकल्टीज जो है वो क्या थी उसके सामने, हुमायूं के सामने। हुमायूं लैक द क्वालिटीज ऑफ मिलिट्री जीनियस, नहीं था, क्योंकि जवान था, अभी युद्ध उसने ज़्यादा नहीं लड़े थे, तो उसको मिलिट्री मतलब उसको जानकारी नहीं थी राजपूतों से कैसे निपटना है, गुजरात के शासकों को कैसे निपटना है, अफगानियों से कैसे निपटना है, ये सब चीज़ें उसे नहीं पता थी ऑब्वियसली, राइट। नया टेरेन था उसके लिए, उसको टेरेन की नॉलेज नहीं थी, इंडिया के टेरेन की नॉलेज नहीं थी उसे, राइट। उसके अलावा पॉलिटिकल विजडम नहीं थी, डिप्लोमेटिक स्किल्स नहीं थी, छोटा था, टेम्पर उसका भी खराब था, नशे में रहता था, नीडेड टू काउंटर द एग्जिस्टिंग थ्रेट्स। लेकिन हमें इतिहास में यहाँ पर हुमायूं की स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिलता है? हुमायूं की स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर आपको ठोकर लगती है तो आप पर डिपेंड करता है आपको वापस उठना है या नहीं। हुमायूं को दिल्ली से खदेड़ा गया, ठीक है, हुमायूं को हिंदुस्तान से खदेड़ा गया, उसको छोड़कर भागना पड़ा, उसके खुद के भाइयों ने उसका मतलब साथ नहीं दिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया? क्या उसने फेट को एक्सेप्ट कर लिया आपने और ख़त्म कर दिया? नहीं, उसने अपनी सारी नेगेटिव जितनी भी मतलब उसके कैरेक्टर में समस्याएं थी उन सबको हटाया, उसने अपने आप को कंसोलिडेट किया, और फिर ही रोज बैक टू पावर। सो फॉल और फिर से जो है वो उसका राइज जो है वो हमें देखने को मिलता है इतिहास में। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हारना, जो हार और जीत जो है वो चलती रहेगी, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो है वो फाइट कंटिन्यू रखते हैं या नहीं। ठीक है, इंस्टेड ही वेस्टेड टाइम एंड एनर्जी इन प्लेजर्स, नाच गाने में उस समय ये लगा रहता था। ही लैक्ड फोरसाइट एंड डिटर्मिनेशन, सो ये उसके कैरेक्टर की समस्याएं हैं, लेकिन शुरू में, बाद में बहुत भयानक, मतलब बाद में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया उसके कैरेक्टर में, और बहुत डेवलप किया उसने अपने आप को। ठीक है, ही कुड नॉट टेक क्विक डिसीजंस, बिकॉज ऑफ दीज वीकनेसेस ही फेल्ड टू कमांड रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ हिज सब्जेक्ट। सो मान लीजिए जो शासक नशे में धुत घूम रहा है, ठीक है, अय्याशियों में पड़ा हुआ है, और उसका एम्पायर जो है वो संकट में है, तो उसकी नोबिलिटी उसकी इज्जत क्यों करेगी? उसकी नोबिलिटी को तो ये दिखेगा ना कि बिखर जाएगा एम्पायर, तो वो किसी और को सपोर्ट करने लगेंगे, जो कि हुआ भी उसके साथ। सो देखते हैं, हुमायूं जब तक शक्ति में था 1530 से 1540 तक, फर्स्ट फेज है ना, जब तक सूरों ने यानी शेरशाह ने उसको खदेड़ नहीं दिया, उससे पहले जो है वो मतलब 1530 से 1540 तक कैसे जो है वो निपटा हुमायूं। ठीक है, समस्याएं क्या क्या है हुमायूं के आगे, देखिए इस मैप में हुमायूं के आगे समस्या है, मैंने आपको बताया ही कि बंगाल से, इधर से अफगान, गुजरात, मालवा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये समस्याएं हैं उसकी। ठीक है, देखते हैं कैसे निपटा उन समस्याओं से। सबसे पहला कलिंजर का एक्सपीडिशन। सो मालवा को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, मालवा के रास्ते गुजरात को कंसोलिडेट करने की सोची, किसने? हुमायूं ने। तो मैंने आपको बताया जो भी शासक हिंदुस्तान आएगा उसका यही काम है कि बंगाल और गुजरात दोनों अपने हाथ में हो, है ना। तो गुजरात में एंटर करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो राजस्थान से जाओ, या राजपूतों के बीच से जाओ, या तो मालवा से गुजरो। मालवा में भी राजपूत हैं, लेकिन जो राजस्थान के राजपूत हैं वो ज़्यादा जुझारू हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कलिंजर को कंट्रोल करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि खबर पहुंची कि कलिंजर के जो राव हैं वो अफगानों के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, विद इन 6 months ऑफ हिज असेशन, हुमायूं अंडरटुक एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट कलिंजर, हुज हिंदू राजा was suspected to be in sympathy with Afghans. So obviously he was
अफगान्स क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि राजपूतों को अपने साथ जोड़ें और तिमूरियों को भगाएं हिंदुस्तान से। आफ्टर द सीज ऑफ, अब उसने क्या किया, कलिंजर का सीज डाला। नाउ कलिंजर का फोर्ट इज कंसीडर्ड, मतलब इंडिया के, नॉट इंडिया लेकिन नॉट जस्ट इंडिया, लेकिन राजपूतों के जो किले हैं उनमें से सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है कलिंजर का किला। क्यों? क्योंकि कलिंजर को दक्कन का दरवाजा कहा जाता है। एक बार जिसके हाथ में कलिंजर का किला है ना, वो दिल्ली द्वाब से दक्कन का ट्रेड अपने कंट्रोल में रखता है। तो जिसके हाथ में कलिंजर है, समझ रहे हैं, कलिंजर हो गया, यहाँ पर लोहगढ़ का एक किला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये आपका मालवा है ना, ठीक है। यहाँ पर जो डिटेल्ड मैप है इसमें चंदेरी भी होगा। यहाँ पर देखिए, ये रहा चंदेरी है, यहीं पर ही जो है वो आपका ये रहा कलिंजर, है ना। बुंदेलखंड वाले रीजन, मालवा से थोड़ा बाहर है। सो मालवा बुंदेलखंड मतलब लगभग जुड़ते हुए ही एरिया है, और इन दोनों की यही इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया ना, जो दिल्ली द्वाब से गुजरात जाना चाहता है या जो बंगाल से दक्कन जाना चाहता है उसको बुंदेलखंड से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत जुझारू लोग रहते हैं यहाँ पर, और यहाँ के जो किले हैं उनको जीतना बहुत आवश्यक है अगर आपको दक्कन, गुजरात, बंगाल इन सारे ट्रेड को जोड़ना है। तो ये बीच का रीजन जो है वो कंट्रोल में रखना आवश्यक है। इसलिए कलिंजर और ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर हो गया, यहाँ पर क्या कहते हैं, कलिंजर आ गया। तो इन सब को जो है वो कंट्रोल में रखना आवश्यक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे चंदेरी है। ये मैप बहुत अच्छा है, इसको, इस मैप में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो दिखाई हुई हैं। सो मेक श्योर यू डाउनलोड दिस मैप, राइट। आगे देखिए, सो उसने क्या किया, कलिंजर का सीज डाला। लेकिन कलिंजर का किला मजबूत है, राजपूत राजा मतलब सीज डल गया, 1.5-2 साल का अनाज लेके बैठ गए होंगे अंदर, ठीक है। गुप्त रास्ते भी बहुत सारे हैं, पानी वानी आता रहता होगा, ठीक है। सो अब यहाँ पर पता चला कि हुमायूं कितना जो है वो, मतलब उसके पास मिलिट्री एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि 6 महीने की सीज डालने के बावजूद भी वो फोर्ट को, 6 महीने की सीज डालने के बाद और आर्टिलरी होने के बावजूद वो फोर्ट को हराकर कंट्रोल में नहीं कर सका, ठीक है। उसको जो है वो एक संधि करनी पड़ी राजपूत राजा के साथ। हुमायूं मेड पीस विद हिम एंड एक्सेप्टेड ह्यूज इंडेमनिटी फ्रॉम हिम, राइट। द एक्सपीडिशन एक्सपोज द वीकनेस ऑफ मुगल आर्मी एज द राजा कुड नॉट बी बीटन। यहाँ से पता चल गया कि राजपूतों को हुमायूं नहीं हरा पा रहा, जिस तरह बाबर ने राजपूतों को हराया था, ठीक है, मेदिनी राय को, ठीक है, राणा सांगा को जिस तरह बाबर ने हराया था, उस तरह वो कैपेबिलिटीज हुमायूं के पास नहीं है। अचानक से सब में ये बात फैल गई, राइट। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट आता है चुनार का सीज, ठीक है। हुमायूं मेट द अफगान, चुनार कहाँ है, चुनार आपका बिहार वाले एरिया में है, ठीक है। यहाँ जो मैप है मैं आपको इसमें चुनार दिखाता हूँ, देखिए इस मैप में आपको चुनार भी दिख जाएगा। चौसा है यहाँ पे। सो चौसा के आसपास ही जो है वो चुनार वाला रीजन भी है यहीं पर ही, ठीक है। चुनार का सी इस मैप में नहीं है चुनार, एक सेकंड, इस मैप में है चुनार, नहीं है, लेकिन यहीं पर ही है, बिहार वाले रीजन में है चुनार। चुनार का सीज डालने का मतलब क्या था, बेसिकली अफगान्स को एक्सपेल करने की कोशिश कर रहा था वो चुनार से, है ना। चुनार वाले रीजन में अफगान्स, लोदियों के जो डिसेंडेंट्स हैं वो वहां पर बैठे थे। हुमायूं मेट द अफगान फोर्सेस मार्चिंग टुवर्ड्स मुगल प्रोविंस ऑफ जौनपुर। अफगान क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि पहले देखिए, ये बंगाल है, ये बिहार है, ये अवध है, ये जौनपुर है, ये दिल्ली है, और फिर उसके बाद पंजाब है। यहाँ मुल्तान, यहाँ सिंध, मालवा, राजपूताना, गुजरात, बुंदेलखंड, जाजनगर, राइट। इस तरह है ये प्रोविंस है। तो बंगाल में अफगान है, बिहार में अफगान है, ठीक है। अवध उस समय डेवलप नहीं हुआ था, कुछ हिस्सा अवध का बिहार में और कुछ हिस्सा अवध का जौनपुर के पास था, लेकिन मान लीजिए बीच में अवध भी है, ठीक है। तो अवध जो है वो किसके कंट्रोल में, अफगानों के कंट्रोल में। अब जौनपुर जो है वो अफगान अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, बुंदेलखंड अफगानों के कंट्रोल में, मालवा अफगानों के कंट्रोल में, ठीक है। गुजरात में जो है वो इनका सिंपथाइजर है, मालवा में राजपूत शासक इनके सिंपथाइजर हैं, राजस्थान के राजपूत मान जाएंगे। तो अफगान जो है वो घेरा डाल रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो इस घेरे को तोड़ने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए दिल्ली से निकला कौन, हुमायूं, और जा पहुंचा कहां पर, चुनार। और चुनार में अफगान इतने तेज, अफगानों को पता था कि किले के अंदर छुप जाओ,
राइट। और वो किले के अंदर जाकर छुप गए। चुनार का किला भी बहुत मजबूत है, मतलब नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज कलिंजर बट स्टिल इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड डिफीटेड देम इन बैटल ऑफ, देखिए, अफगान फोर्सेज मार्चिंग टुवर्ड्स मुगल प्रोविंस ऑफ जौनपुर एंड डिफीटेड देम इन बैटल ऑफ दौराहा या देवरिया और दादरा इन August 1532. Then he besieged the fort of Chunar, which was held by Afghan chief शेर शाह। ये वही शेर शाह है ये वही शेर खां है जो शेर शाह सूरी के नाम से बाद में जाने जाएंगे। तो यहां पर देखिए हुआ क्या, हुमायूं मेट अफगान फोर्सेस मार्चिंग टुवर्ड्स मुगल प्रोविंस, जौनपुर की तरफ आ रही थी वो, और हुमायूं ने उनको हरा दिया कहां पर, दौरा की बैटल में। ये देवड़िया नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, देवड़िया नहीं है, ये दौरा है, ठीक है। दोहरा में या दादरा में जो है वो फर्स्ट बैटल में अफगानियों को हराया। फिर चुनार में उनको मजबूर किया कि वो चुनार के फोर्ट में जाकर जो है वो छुपे। फिर उस फोर्ट का सीज डाला उसने, घेराबंदी करी, लास्टेड फॉर 4 months एंड लाइक कलंजर दिस फोर्ट ऑल्सो कुड नॉट बी कॉन्कर्ड। अब फिर से जो है वो फोर्ट नहीं जीत सका। तो ये समझ रहे हैं आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजता है कि फोर्ट जीत नहीं पा रहा है हुमायूं के पास जो है वो किला भेदने का, मतलब फोर्ट को, फोर्टिफिकेशंस को जो है वो मतलब तोड़ने का फॉर्मूला उसके पास नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है। इससे नोबिलिटी में शक पहुंचता है, शक फैलता है, राइट। हुमायूं अबेंडेंड द सीज एंड एक्सेप्टेड सबमिशन ऑफ शेर खां। शेर खां ने, इसके पास भी सप्लाईज खत्म हो रही होंगी, हुमायूं के पास भी सप्लाईज खत्म हो रही होंगी, प्लस एक कारण और था कि मॉनसून जब आ जाता है तब हुमायूं के पास तो नहीं है ना जानकारी कि भारत में मॉनसून कब आता है, कैसे आता है, किन किन नदियों में कितनी बाढ़ आती है। और अफगान तो इसी रीजन में रह रहे हैं, बंगाल, दिल्ली के गंगा के मैदानों में, तो अफगान अच्छे से जानते हैं कि किस नदी में कितनी बाढ़ आएगी, किस हाई ग्राउंड में कैंप लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। ये जो टेरेन की नॉलेज ना होना, इंडिया की इस मतलब बरसात के मौसम की, मानसून की नॉलेज ना होना, इसका बहुत घाटा पहुंचा हुमायूं को आगे के आने वाली 2 बैटल्स में, चौसा में भी और क्या नाम है, कन्नौज की बैटल में भी। दोनों ही बैटल में इसकी सेनाएं बह गई। क्यों? क्योंकि इसको अंदाजा नहीं था टेरेन का। इसलिए कहा जाता है कि ही वॉज अनएक्सपीरियंस्ड रूलर, एक्सपीरियंस नहीं था उसको, मतलब दिल्ली दुआब और फिर गंगा के मैदानों में लड़ने का, किस तरह गंगा का इस्तेमाल किया जाता है, बारिश का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक्सपर्ट थे अफगान, क्योंकि वो इसी रीजन में रह रहे थे काफ़ी लंबे समय से, है ना। नेक्स्ट आएगा गुजरात के साथ, वॉर विद बहादुर शाह ऑफ गुजरात, 1535 से 36 चलती रही, ठीक है। अब यहां पर गुजरात को जीतने में कामयाब रहा हुमायूं, ठीक है। बहादुर शाह ऑफ गुजरात while expanding his territory he had captured मालवा, चंदेरी एंड रणथंबोर, laid siege to the fort of चित्तौड़। अब देखिए गुजरात से आगे बढ़ रहा है कौन, बहादुर शाह, तो ऑब्वियसली मालवा, राजस्थान के रास्ते दिल्ली, जौनपुर, अवध, बिहार, बंगाल को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, या तो बुंदेलखंड के रास्ते आगे बढ़े, तो उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा था वो। मालवा कंट्रोल कर लिया था। राजस्थान में 2 इंपॉर्टेंट फोर्टिफिकेशंस, कौन कौन सी, रणथंबोर और चित्तौड़। रणथंबोर को कंट्रोल में कर लिया। चित्तौड़ को जब कंट्रोल में कर रहा था, सीज डाला हुआ था, तो चित्तौड़ की तरफ से आवाज़ लगाई गई हुमायूं को, क्या ये हमारी मदद करे, ठीक है। द राजपूत्स अपील्ड हुमायूं फॉर हेल्प। हुमायूं प्रोसीडेड टू चित्तौड़ बट सब्सिक्वेंटली ही चेंज्ड हिज माइंड एंड डिड नॉट अटैक बहादुर शाह। देखिए अब यहां पर मैं आपको थोड़ी सी पॉलिटिक्स समझाता हूं, यहां पर हो क्या रहा है। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मालवा, ठीक है। हुमायूं ने थोड़ी सी चाल खेलने की कोशिश करी। अब बहादुर शाह ने क्या एंटीसिपेट किया होगा कि मैंने सीज डाला हुआ है, हुमायूं अपनी सेनाएं लेकर आएगा, खुले मैदान में लड़ लेंगे, संख्या मेरे पास ज़्यादा है, मैं उसे हरा दूंगा। लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। हुमायूं रीच्ड मंदासौर। मंदासौर कहाँ है? चित्तौड़ से कुछ थोड़ा सा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश की साइड है, राइट। 60 miles फ्रॉम चित्तौड़ एंड चेक द रिटर्न रूट ऑफ बहादुर शाह फ्रॉम चित्तौड़, ठीक है। ये खेला यहाँ पर। अब बहादुर शाह को वापस जाना है, तो मान लीजिए ये चित्तौड़ है, तो उसको मालवा के रास्ते जाना पड़ेगा, ठीक है। वो चित्तौड़ वाले रास्ते से वापस नहीं जा सकता, राइट। और ये जो रिटर्न वाला रूट है, इस पे जाकर जो है वो हुमायूं बैठ गया कि तेरे को घर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हुमायूं का मेन एम क्या है? हुमायूं का एम है गुजरात को कैप्चर करना, ना कि राजपूतों की मदद करना। तो उसने क्या सोचा कि इसका रिटर्न रूट रोकता हूं, इसको यहां हराऊंगा और फिर मैं जाके गुजरात कैप्चर कर लूंगा।
ठीक है, अब ये बात समझ आ गई बहादुर शाह को भी। अब बहादुर शाह घूम रहे हैं भटकते भटकते, ठीक है, गुजरात जा नहीं सकते, ठीक है, तो अब वो गोवा की तरफ मूव करना शुरू करते हैं कि नीचे जाकर वहां से रीइंफोर्समेंट्स लाऊंगा और समुद्री रास्ते से गोवा पहुंचकर फिर जो है वो कंसोलिडेट करूंगा। लेकिन ऐसा हुमायूं ने होने नहीं दिया। देखिएगा, बहादुर शाह ऑल्सो रीच्ड मंदसौर बट फ्लेड अवे एंड टुक शेल्टर इन फोर्ट ऑफ मांडू। अब मंदसौर के आगे है फोर्ट ऑफ मांडू, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, मतलब और दक्कन की तरफ। हुमायूं परस्यूड हिम फ्रॉम मांडू। बहादुर शाह रैन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक चंपानेर, कैम्बे एंड फाइनली टू गोवा। By that time, the entire Malwa in Gujarat had come under Humayun. Humayun appointed his brother Askari as the governor of Gujarat. देखिए यहाँ पर this is how Humayun captured Gujarat, ठीक है, बहादुर शाह को उसके मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड से गुजरात से बाहर निकाला और फिर गुजरात एंट्री नहीं करने दिया। बहादुर शाह भटकता हुआ गोवा तक पहुंचा, इतने में गुजरात को कंसोलिडेट करके बैठ गया हुमायूं और वहां पर अपने ब्रदर अस्कारी को बिठा दिया। अब यहां देखिए हुमायूं की बहुत बड़ी गलती। हुमायूं जिस तरह बाबर अपने लड़के से बहुत प्यार करता था, ठीक है, उसी तरह हुमायूं के अंदर भी एक स्नेह था अपने भाइयों के लिए, जबकि उसके भाई जिंदाल अस्कारी ये सब जो है वो रिबेल कर रहे थे उसके खिलाफ। अब फिर भी हुमायूं की गलती क्या, उसने गुजरात जैसे प्रोविंस में अस्कारी जैसे सांप को बिठा दिया, है ना, हुमायूं के लिए तो सांप ही था। और कुछ समय बाद हुआ क्या, आप बिल्कुल सही एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अस्कारी ने गुजरात को इंडिपेंडेंट कर दिया और अब फिर हुमायूं फंस गया। जब जरूरत थी शेरशाह के खिलाफ गुजरात के रिसोर्सेज की तो अस्कारी ने मना कर दिया रिसोर्सेज देने से, ठीक है। तो यहां पर धीरे धीरे जो है वो हमें पता चलता है कि हुमायूं के भाई ही उसकी डिफीट का एक बहुत बड़ा कारण बने, ठीक है, मतलब किसके खिलाफ, शेरशाह के खिलाफ। अस्कारी प्रूव्ड इनकॉम्पिटेंट, बहादुर शाह टुक फुल एडवांटेज एंड कैप्चर्ड गुजरात। बहादुर शाह आए, उसने गुजरात को फिर से कैप्चर किया। मालवा वॉज ऑक्यूपाइड बाय मल्लू खां इन द नेम ऑफ बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह ने गुजरात और मालवा रिकैप्चर कर लिया, लेकिन स्टिल अस्कारी इसी रीजन में, गुजरात से थोड़ा आगे निकल गए अस्कारी, सिंध चले गए, ठीक है, लेकिन स्टिल इसका इन्फ्लुएंस गुजरात में था और गुजरात के जितने भी रिसोर्सेज थे वो समय पर नहीं पहुंच सके हुमायूं के पास जब शेरशाह हुमायूं पर हावी हो रहा था, तो ठीक है। नेक्स्ट आती है अब बैटल ऑफ चौसा 1539। द बैटल ऑफ चौसा, सो यहां पर आप देख रहे हैं गुजरात हुमायूं के हाथ में आया और फिर निकल गया, किसकी वजह से, बिकॉज अस्कारी वॉज इनकॉम्पिटेंट। द बैटल ऑफ चौसा, अब चौसा आम आपने खाया होगा, अभी गर्मियों का मौसम है, चौसा आम आना शुरू हो गया होगा। तो ये चौसा आम कहाँ से निकलता है, तो बिहार का एरिया है, जो बक्सर वाला जो एरिया है वहाँ पर, मतलब उसी की प्रॉक्सिमिटी में, उसी के आसपास जो है वो चौसा है, वहाँ से ये आम निकल कर आते हैं, ठीक है, बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली। द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस बिटवीन मुगल एम्परर हुमायूं एंड शेर शाह सूरी। सबसे पहला पॉइंट ये हमें पता है। अभी बैटल ऑफ चौसा की ना कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। हुमायूं को पता चल गया कि बंगाल जो है वो, अब हुमायूं को क्या था, बंगाल कंट्रोल करना है। हुमायूं को ये लगा कि गुजरात तो मेरे हाथ में है, जबकि अस्कारी धीरे धीरे गुजरात अस्कारी के हाथ से निकल रहा है, ठीक है, और अब बंगाल, दिल्ली को जो है वो बंगाल कंट्रोल में करना है। तो बंगाल की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल में कौन है, अफगान बैठे हैं, सूरी, और धीरे धीरे शेरशाह जो है वो, शेरशाह की कहानी आपको बताऊंगा कि किस तरह शेरशाह जो है वो एक टीचर से नवाब बने, ठीक है। सो यहां मैं कह रहा हूं कि जहां पर गुजरात की रिसोर्सेज की जरूरत थी वहां पर गुजरात जो है फिर वो बहादुर शाही कंट्रोल में आ गए, ठीक है। और दिल्ली ने बंगाल पर कूच इसी सोच में किया था कि समय आने पर गुजरात से रिसोर्सेज आ जाएंगे, लेकिन गुजरात यहां पर फिर बहादुर शाह के हाथ में चला गया और इधर बंगाल भी जो है वो ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया हुमायूं। पता है क्यों, क्योंकि जब बंगाल पहुंचा हुमायूं तो हुमायूं को ट्रिक कर लिया शेरशाह ने, क्योंकि हुमायूं का कैरेक्टर शेरशाह जानता था कि नशेबाज है। सो बंगाल में शेरशाह ने डांसर्स बुलाई, चाइना से, साउथ ईस्ट एशिया से, इंडिया की डांसर्स बुलाई और एक पूरा मोहल्ला बंगाल में बना दिया उसने। वहाँ पर अय्याशियाँ चल रही है, शराब चल रही है, मतलब क्या बोलते हैं, मुजरे चल रहे हैं, और उसने क्या बोलते हैं, बाजार खुलवा दिए बहुत सारे इस तरह के, ठीक है। अब हुमायूं जब बंगाल पहुंचा तो बंगाल आया था वो कॉन्क्वेस्ट करने, और कुछ महीने वो बंगाल ही रहना शुरू कर दिया, उसने अय्याशियाँ करनी शुरू कर दी बंगाल में, और वो भूल गया कि वो, मतलब समझ रहे, एक सेंस में वो भूल गया कि वो क्या करना है, और उसकी सेना हो गई डिसबैंड, ठीक है। और दिल्ली में उसने अपने भाई को बिठा रखा था जब वो बंगाल गया, और जब उसको पता चला कि उसके भाई ने कई खत भेजे। अब
मतलब उसके भाई ने कई खत भेजे हिंडाल ने कि हुमायूं वापस आ जाओ दिल्ली, लेकिन हिंडाल की बात का हुमायूं ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो हिंडाल ने अपने आप को राजा शासक घोषित कर दिया। ये जब हुमायूं को पता चला तो हुमायूं वापस जाने लगा हिंडाल को हराने। हुमायूं जब वापस जाने लगा हिंडाल को कंट्रोल कर रहे, तो चौसा में धरा फिर किसने, शेर शाह ने हुमायूं को, कि जा कहाँ रहे हो, अब लड़कर जाओ, आए गए हो तो ठीक है। अब चौसा में जो है वो आमने सामने होता है हुमायूं और किसका, शेर शाह का, जिसमें शेर शाह के पास एडवांटेज क्या है कि उसको पूरी टेरेन पता है, उसको पता है बारिश होने वाली है, उसको पता है बाढ़ आने वाली है इस रीजन में, तो उसने लोअर ग्राउंड जो है वो मतलब ढलान तराई के क्षेत्र में हुमायूं को रखा और खुद जो है वो चढ़ाई के क्षेत्र में बैठा है, ताकि बाढ़ में वो खुद ना फंसे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ रफ सी स्टोरी बताई है मैंने, एग्जैक्ट स्टोरी आपको मैं ऑप्शनल में सुनाऊंगा, ठीक है। ऑप्शनल वाले जब हम पढ़ेंगे टॉपिक्स, वहां पर उस स्टोरी को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। हुमायूं वॉज डिफीटेड इन चौसा बाय शेर शाह सूरी। प्री के लिए हमें केवल इतने पॉइंट्स जानने जरूरी हैं, लेकिन कहानी आपको पता होनी चाहिए। द आर्मीज ऑफ शेर शाह एंड हुमायूं ले फेसिंग ईच अदर फॉर 3 months, 3 महीने। अब देखिए यहां पर एक और प्रॉब्लम, हुमायूं के पास सेना बड़ी थी एज कंपेयर टू शेर शाह, ठीक है। अब शेर शाह ने क्या किया, शेर शाह 3 महीने तक अटैक नहीं कर रहा, अब हुमायूं लड़ने आए हैं शेर शाह से, और हुमायूं जो है वो शेर शाह पर अटैक नहीं कर रहे हैं, शेर शाह तो डिफेंस करने बैठा है, और अगर शेर शाह मूव नहीं कर रहे हैं तो हुमायूं भी मूव नहीं कर रहे हैं। ऐसे में 3 महीने बीत गए, हुमायूं की सेना थक गई, मतलब समझ रहे हैं, वो मोटिवेशन खत्म हो गया, वो भोग विलास में पड़ गई, डिसबैंड हो गई। अब जब ऐसा माहौल था, जब वो भोग विलास में पड़ गई, ऐसे में हुई बारिश, आ गई बाढ़, मच गई हुमायूं के कैंप में भगदड़, और इस भगदड़ का फायदा उठाकर जो है वो अटैक कर दिया शेर शाह ने। जब शेर शाह ने अटैक किया तो तंबू में बैठे हैं हुमायूं, ठीक है, हुक्का पी रहे हैं अफीम का, बाहर आए लड़ने तलवार चल नहीं रही नशे में, और फिर मतलब मैदान छोड़कर भागना पड़ा, भागते भागते गिर गए नदी में, और नदी में से फिर उनको किसी एक बिश्त ने बाहर निकाला, बिश्त कहा जाता है जो पानी पिलाते हैं, राइट, किसी एक बिश्त की मदद से उनको नदी से बाहर निकाला गया, बचाया गया। और फिर कहा, एक कहानी है कि फिर उस बिश्त को एक दिन का सुल्तान भी हुमायूं ने बनाया था। इस कहानी की सच्चाई पर अभी भी डिस्प्यूट है, लेकिन ऑप्शनल में जब हम जाएंगे ना, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं बहुत मोटी मोटी सी आपको मतलब बता रहा हूँ ये स्टोरी, राइट। जब हम ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे इस पूरी कहानी को। बट नीदर ऑफ देम टुक अप द ऑफेंसिव, दोनों लड़े नहीं। क्यों? क्योंकि शेरशाह को तो पता था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बरसात आएगी अपने आप भगदड़ मच जाएगी वहाँ पर नीचे, है ना। तो शेरशाह जब जीता तो शेरशाही कंट्रोल में, देखिए राजपूताना तो नहीं है, गुजरात नहीं है, ठीक है, मालवा है, लेकिन उसने चतरा है वो, उसको पता है अरब से ट्रेड तो करना है, तो सिंध के रास्ते कर रहा है, ठीक है, सिंध के रास्ते, फिर लाहौर, दिल्ली और बंगाल तो उसका खुद का है ही, ठीक है। शेरशाह purposely delayed the contest as he felt that coming of the rainy season would hamper the Mughal army and give them a decided advantage over Mughals। और एक और बात, मुगल्स के पास आर्टिलरी है, लेकिन जब बारिश होगी तो आर्टिलरी किसी काम की नहीं रहेगी, बारूद हो जाएगा गीला, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देर वॉज एन इंटरचेंज ऑफ एनवॉयज फॉर अ पीसफुल सेटलमेंट, बट इट डिड नॉट वर्क। अफगान चीफ शोड हिज हैंड एज सुन एज द रेन सेट्स इन, ठीक है। अब इसमें हुमायूं ने बोला भी कि सेटल कर लेते हैं मामला, लेकिन अफगान को पता था कि बारिश होगी और भगदड़ मचेगी, हुमायूं का एक्सपीरियंस नहीं है बारिश में लड़ने का, ठीक है। The Mughal encampment, which stood on the lowland between the Ganga and in the north, between the Ganga in the north and Karmansa in the west, was flooded, causing confusion and indiscipline among its rank। बारिश आई, गंगा और करमनसा दोनों नदियों में बाढ़ आ गई, और जो कैंप था वो लोलैंड में था। सेटिंग ही ऐसी करी थी शेरशाह ने, शेरशाह को पता था वो हाईलैंड में बैठा है, वो सूखा बैठा है अपना मजे से, ठीक है, और हुमायूं के कैंप में जो है वो बाढ़ आ गई, भगदड़ मच गई। अब देखिए 100-150 आदमी बैठे हैं किसी कैंप में तो ठीक भी है, 20-30 हज़ार जो है वो लोग अगर कैंप में बैठे हैं, 20 मान लीजिए 20,000 की सेना है, तो 20,000 की सेना के साथ जो है फिर वो कम से कम 10-15 हज़ार सिविलियंस भी चलते हैं, मेला सा लगता है। 20,000 आदमी, समझ रहे हैं, 20,000 आदमियों के साथ जो है वो, क्योंकि उन सैनिकों को लाने के लिए उनको सैलरी दी जाती है, ठीक है, तो सेना के साथ जो है वो बहुत सारे ट्रेड यूनिट्स भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि इतने सैनिक जो हैं वो, उनके पास पैसा होता है, उनकी जान खतरे में होती है, तो वो खर्च करना चाहते हैं, तो बहुत सारे मतलब नाच गाने वाले और एंटरटेनमेंट के स्रोत, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेना के साथ चलती हैं, और सेना के साथ वो कैंप लगाती हैं, ठीक है। उन सब में मच गई भगदड़।
शेरशाह मेड अ सरप्राइज अटैक ऑन द मुगल्स, ऐसे में शेरशाह ने कर दिया अटैक, ठीक है। द अफगान आर्मी विच वॉज डिवाइडेड इंटू 3 डिविजन अंडर शेरशाह, हिज सन जलाल खां, हिज ग्रेटेस्ट जनरल खवास खां रिस्पेक्टिवली अटैक द मुगल्स फ्रॉम 3 डायरेक्शन। मान लीजिए मुगल्स यहाँ नीचे हैं, 3 डायरेक्शन से जो है वो अटैक कर दिया उन्होंने, राइट। द होल ऑफ द मुगल आर्मी वॉज डिफीटेड, हुमायूं हिमसेल्फ अटेंडेड बाय अ फ्यू मैन फ्लेड टुवर्ड्स आगरा। अब हुमायूं भागा आगरा। अब आगरा में उसके भाइयों ने गद्दी पकड़ी हुई है उसकी, ठीक है। हिंडाल ने अपने आप को घोषित कर रखा है कि मैं ही शाह हूं, अब मैं ही सुल्तान हूं। इन द बैटल फेल 8,000 मुगल्स, 8,000 जो है वो मुगल सैनिक या तो मर गए या तो बह गए, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मुगल नोटेबल्स इंक्लूडिंग मोहम्मद जिमरान मिर्जा एंड वॉज ईदर किल्ड और ड्राउंड, उनका पता नहीं है मरे हैं कि बह गए, और काफी बड़ी संख्या में सैनिक मर गए या बह गए, राइट। नेक्स्ट आती है बैटल ऑफ कन्नौज। अब दिल्ली पहुंचे, ये आपका दिल्ली, ये आपका जौनपुर, ये अवध, ये बिहार। तो अवध बिहार जो है वो आ गया किसके कंट्रोल में, शेरशाही कंट्रोल में, ठीक है। और बंगाल तो शेरशाही कंट्रोल में है ही, चौसा से भगाया उसने मुगलों को, तो इतना एरिया उसके कंट्रोल में है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना है तो बीच में बचा जौनपुर, जौनपुर में बैठेगा इंपॉर्टेंट शहर कन्नौज, या दिल्ली दुआ में बैठेगा कन्नौज वैसे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए जौनपुर अब दिल्ली ही बचा है, 2 ऐसे मेन एरिया जिनको अब हराना है, राइट। सो यहां पर हमें बैटल ऑफ कन्नौज देखने को मिलती है। बाय द विक्ट्री ऑफ एट चौसा, शेर खां's ambition was immensely widened. The अफगान नॉबल्स प्रेस्ड शेर खां टू अज्यूम। चौसा में जीतते ही सभी अफगानों ने कहा, बुंदेल बुंदेल के, और राजपूत भी कहने लगे कि आ जाओ अब शेरशाह तुम दिल्ली, ठीक है, हुमायूं की बस का नहीं है, तैमूरियों को भगाओ। और अफगानियों के साथ लोग कंफर्टेबल थे क्योंकि लौदियों का शासन काफी लंबे समय से था, और अफगान नोबिलिटी जो है वो शक्ति में थी। द अफगान नोबल्स प्रेस शेर शाह टू अज्यूम फुल सोवरेनिटी। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह and prepared to march upon Delhi and Agra. The Battle of Chausa convinced Humayun of Sher Khan's formidable power. Humayun, on reaching Agra, in spite of his best efforts, failed to secure the cooperation of his brothers. तो उसके भाई जो हैं वो अब हुमायूं का साथ देने से मना कर दिया उन्होंने। यहाँ पर उसके भाइयों ने उसके लिए एक समस्या खड़ी करी, ठीक है। अभी उसके भाइयों का साथ उसके पास होना चाहिए था, सिंध में बैठा है, ठीक है, और बाकी जो है वो मतलब फारस की साइड चले गए, अफगानिस्तान साइड निकल गए, हुमायूं के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। समाउ हुमायूं मैनेज टू रेज एन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट शेर खान। राजपूतों ने यहाँ पर हुमायूं का साथ दिया, क्योंकि हुमायूं जो है वो राजपूतों की मदद के लिए, मतलब बहादुर शाह से लड़ने के लिए सेना लेकर आया था, जबकि उसका मोटिव कुछ और था, बट स्टिल सेना तो लेकर आया ना, मदद तो करी। ही कुड डिले दिस मच लॉन्गर बिकॉज शेर खान वॉज, he could not delay this much longer. Sher Khan was steadily advancing towards the capital. Humayun had to move towards Kannauj with his army and ordered to check the advance. अब देखिए शेरशाह दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, अब दिल्ली से पहले कन्नौज में रोकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आगरा एक बार पहुंच गया, आगरा के जाते ही दिल्ली भी खत्म ही समझो। सो दिल्ली के बाहर या आगरा के बाहर रोकना बहुत आवश्यक है। तो बहुत जल्दी जो है वो हुमायूं ने जितनी सेना इकट्ठा कर सका करी, उसने बहुत बड़ी सेना, इनफैक्ट 2 लाख के सैनिक इकट्ठा करे, लेकिन उसने इरेगुलर भर्ती कर ली है। गांव गांव जाकर लोगों को पैसा देकर बुला लिया कि आओ लड़ने, उनके पास प्रॉपर हथियार नहीं थे, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, ठीक है। He set up a military camp at Kannauj in April 1540 while Sher Shah brought his forces to halt on the southern bank of Ganges. The two forces faced each other for over a month. During this period, Humayun's army swelled up to about 2 lakhs, although most of his men were poorly equipped and were not trained. तो देखिए ये जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना, मैंने आपको बोला पॉलिटिकल हिस्ट्री पर सवाल नहीं बनेगा, लेकिन ये कहानी आपके मतलब एट द बैक ऑफ योर हेड ये कहानी होनी चाहिए कि कैसे कैसे हुआ है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लिख रहे हैं तो वहाँ पर तो कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल आपका नहीं है, सिंपली जीएस में लिखना चाहते हैं या प्री के लिए इंपॉर्टेंस है आपकी, तो मैंने आपको बोला ये कि पॉलिटिकल हिस्ट्री की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है ना प्री के लिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी चाहिए होती है, उतनी ही चीज़ें चाहिए होती हैं, बैटल के नाम चाहिए होते हैं, लेकिन बैटल के इवेंट्स आपसे अब नहीं पूछे जाते। बैटल के इवेंट्स पर पहले सवाल आया करते थे, ठीक है, बट स्टिल कहानी इंटरेस्टिंग है तो जान लीजिए। On May 15, 1540, there was a very heavy shower of rain and Mughal camp was flooded again. फिर से उसने लो लैंड पे मुगल कैंप लगाया हुआ है। शेरशाह को पता है गंगा में कभी भी बाढ़ आ सकती है, ठीक है।
तो शेरशाह ने कैंप जो है वो फिर से हाईलैंड पे लगाया हुआ है। एज द मुगल्स वर प्रिपेयरिंग टू शिफ्ट टू हायर प्लेस, शेरशाह ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू लॉन्च द अटैक। मुगल कैंप्स में जो है वो फिर से भगदड़ मची हुई है, शेरशाह ने अटैक कर दिया। Thus on 17 May 1540, the Battle of Kannauj was fought. Mughal army was severely defeated by the Afghans. Most of the Mughal soldiers fled for their lives without fighting, while a large number of them drowned in the Ganges. अब देखिए अफगान सेना का ना भय फैला हुआ था, जैसे बाद में मुगल सेना का भय था ना, उस समय लोगों के मन में अफगान सेना का भय था, शेरशाह का भय था, क्योंकि शेरशाह एक दो बार जो है वो हरा चुका था, मतलब हरा नहीं चुका था, शिकस्त दे चुका था, बहुत बुरी तरह उसने मसल कर दिया था हुमायूं को। और इनफैक्ट हुमायूं और उसकी नोबिलिटी भी जानती थी कि हमारा जीतना शेरशाह से मुश्किल है। तो जब शेरशाह ने अटैक किया तो भगदड़ मची और लड़ने की किसी ने कोशिश नहीं करी। बिसाइड्स इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद लड़ने की कोशिश नहीं की गई। इनफैक्ट हुमायूं खुद जो है वो मैदान से भाग खड़ा हुआ, राइट। शेरशाह विक्ट्री वॉज कंप्लीट, शेरशाह जो है वो पूरी तरह जीत गया। अब हुमायूं जो है वो भाग गए। अब हुमायूं को लगा कि शेरशाह जो है वो दिल्ली तो छोड़ेगा, उसके लिए आगरा ले लेगा, लेकिन शेरशाह ने हुमायूं को दिल्ली से भी दौड़ाया, ठीक है। आफ्टर हिज डिफीट इन द बैटल ऑफ कन्नौज, हुमायूं रिटर्न बैक टू आगरा, बट ही वॉज चेज्ड बाय शेरशाह, आगरा से भी और फिर दिल्ली से भी। हुमायूं तब जो है वो सोचा उन्होंने कि लाहौर जाकर मैं शरण लूं, लेकिन आप जानते ही हैं अगर कोई बंगाल से आ रहा है, उसने दिल्ली जीत लिया, तो वो लाहौर भी तो कंट्रोल में लेगा और वो गुजरात भी कंट्रोल में लेगा। तो लाहौर और गुजरात तो आपका जाने का मतलब कोई बनता ही नहीं है। शेरशाह ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। इवन इन दिस क्राइसिस हिज ब्रदर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड टू स्टैंड बाय हिम। एक भाई उसका सिंध में है और बाकी एक भाई उसका काबुल वाले एरिया में और मतलब कंधार वाले एरिया में बैठा है, और किसी ने भी मदद नहीं करी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस मैप में देखिए, जब हुमायूं शक्ति में आया तो उसने क्या किया, यहां पर देख रहे हैं आप, कंट्रोल ऑफ रिबिलियन, फ्लाइट और रिकॉन्क्वेस्ट। तो शुरुआत में उसने रिबिलियन को कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो देखिए यहाँ पर कलंजर में, उसके अलावा चुनार में, और फिर यहाँ पर उसकी क्या बोलते हैं चौसा में बैटल हुई बक्सर के नज़दीक। तो ये दूसरा फिर भगने का उसका, तो भगने का देखिए दिल्ली से लाहौर भागा, लाहौर से सिंध गया, सिंध से फारस गया, फिर फारस में कंसोलिडेट किया उसने, और फिर फारस से वो वापस जब आया है तो उसने सूर को, मतलब सूर के एम्पायर को ख़त्म किया है, और फिर वापस जो है वो मुगल एम्पायर शुरू किया, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि वो भागा कहाँ कहाँ। तो अभी तो हमने कहाँ पहुँचाया उसे, लाहौर। अब लाहौर भी उसके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि जिसने दिल्ली जीत ली वो अब लाहौर की तरफ बढ़ेगा। तो फिर लाहौर से शेरशाह के पास क्या रास्ता बचता है, गुजरात जाए, गुजरात भी, या राजस्थान जाए जहाँ पर पहले राजपूतों ने उसकी मदद करी थी। तो फिर राजपूतों ने भी हाथ खड़ा कर दिया कि देखो ब्रदर, हम आपकी अब मदद नहीं कर सकते, क्योंकि शेरशाह शक्ति में है और वो हमें पीटेगा अगर हमने तुम्हारी मदद करी, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसे में अब वो कहाँ जाए, अब वो जाएगा सिंध, शेरशाह की पकड़ से दूर। लेकिन शेरशाह सिंध की तरफ भी फिर एडवांस करने लगा, क्योंकि मैंने बोला ना गुजरात तो शेरशाही कंट्रोल में आया नहीं, लेकिन गुजरात लाहौर के रास्ते सिंध को शेरशाह ने, ऐसे लाहौर के रास्ते सिंध को शेरशाह ने कंट्रोल ज़रूर किया। तो सिंध वाले एरिया से फिर भागना पड़ा हुमायूं को। तो हुमायूं इस बार पकड़ से दूर ही चला गया, कह रहा मैं फारस जाके वहां जाके कंसोलिडेट करके आता हूँ, उधर भी तो तिमूरी हैं, है ना, पर्शियन रीजन में तो तिमूरी डिसेंडेंट्स हैं, अपने ताऊ चाचा ही हैं, ठीक है, वहां से मैं कंसोलिडेट करके आता हूँ। फिर तिमूरी मतलब फारस में गया वो हुमायूं, वहां पर उसने अब सेना जो है वो इकट्ठा करी और फिर वापस आया है काबुल, पेशावर। फिर उसके बाद अपने भाइयों को उसने मारा, ठीक है, जो उसके भाई इतने लंबे समय तक उसका साथ नहीं दे रहे थे ना, मैंने बोला ना कैरेक्टर वीक था उसका, है ना, कैरेक्टर वीक था, वो अपने भाइयों पर भरोसा कर ले रहा था और उसके भाई उसका साथ नहीं दे रहे थे। फारस पहुंच के ना उसने अपने आप को मजबूत किया और फिर उसने पहले अपने भाइयों को हटाया, दो को तो भेजा उसने मक्का और एक को मार दिया, ठीक है, भाई हटाए उसने रास्ते से, समस्याएं खत्म। अब उसकी नोबिलिटी को पता चल गया कि हाँ ये है तिमूरियों का खून, ठीक है, अब इसके साथ हम काम कर सकते हैं। फिर उसके जो जितने भी नोबेल्स हैं हम उसके साथ जुड़े, और फिर जब दिल्ली आया तो बहुत आसान जीत थी। फिर एक बार उसने लाहौर कैप्चर किया, और मैंने आपको बताया ये जिसके कंट्रोल में पंजाब है वो फिर बहुत आसानी से दिल्ली को कंसोलिडेट कर देता है। तो ये है उसके एग्जाइल की पूरी कहानी, जो मैं आपको स्टेटमेंट्स में बता देता हूँ और थोड़ा सा डिटेल में आपको समझ आ जाएगी, राइट। कमरान, कमरान कौन है, कमरान भाई है, ठीक है, किसका,
हुमायूं का। सॉट शेर शाहज गुडविल विद अ व्यू टू रिटेनिंग पोजेशन ऑफ पंजाब। अब लाहौर भाग के गया किसके पास? दिल्ली में बैठा था हिंडाल, हिंडाल भी भागा, ठीक है। हिंडाल गया कहां पर? फारस। और एक बैठा है सिंध में और एक बैठा है लाहौर में, राइट। कमरान बैठा है लाहौर में। सो कमरान के पास हुमायूं आता है, लेकिन कमरान ने भी हाथ खड़े कर दिए। कमरान कह रहा है कि मैं शेरशाह का साथ दूंगा, ठीक है, शेरशाही गुडविल चाहता हूं। तो यहां से भी भागना पड़ा हुमायूं को। हुमायूं had to therefore run away as a fugitive to Sindh. Kamran made futile attempt to come to an understanding with Sher Shah as an independent ruler of Kabul and Punjab, लेकिन शेर शाह ने अपने कंट्रोल में ले ही लिया वो रीजन, राइट। कमरान फ्लेड टू काबुल। अब शेर शाह ने पंजाब अपने हाथ में ले लिया, तो कमरान को भी, अब अगर कमरान हुमायूं की मदद करता और डिफेंड करते वो लोग दोनों मिलके लाहौर को, हो सकता है सिंध का साथ लेके वो दिल्ली पर वापस कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, ठीक है। शेरशाह का साथ देने के चक्कर में अपने भाई का साथ भी नहीं दिया और फिर उसको भागना पड़ा काबुल। कमरान फ्लेड टू काबुल, कमरान चले गए काबुल और हुमायूं आ गए सिंध, ठीक है, ऑन द अप्रोच ऑफ अफगान आर्मीज। दस ऑल द मुगल टेरिटरीज इन इंडिया अप टू खैबर पास फेल इनटू द हैंड्स ऑफ शेरशाह। अस्कारी also escaped to Afghanistan and was appointed the governor of Kandahar by Kamran. काबुल, अब देखिए नेचुरल बॉर्डर्स इंडिया के, काबुल और कंदाहार ये पासेज, इसके बाद लाहौर और मुल्तान है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर सिंध है। अब लाहौर, मुल्तान और सिंध दूसरी साइड दिल्ली, और आगे का पूरा एरिया जो है वो शेरशाही कंट्रोल में। सिंध में बैठे थे अस्कारी, ठीक है, तो अस्कारी जो है वो आ गए कहाँ पर? गंधार। और लाहौर में बैठे थे कमरान, कमरान आ गए काबुल। और दिल्ली में बैठे थे हिंडाल, और हिंडाल भी जो है वो वापस घूम फिर कर काबुल ही आए, ठीक है। हिंडाल पहले मतलब सिंध गए और फिर सिंध के रास्ते फिर काबुल। हिंडाल अकम्पेंड हुमायूं टू सिंध। दिल्ली में बैठे थे हिंडाल, हिंडाल वो भाई हैं जिन्होंने आज़ाद कर दिया था। अब देखो हुमायूं की गलतियाँ, हिंडाल ने दिल्ली को अपने कंट्रोल में ले लिया था, हुमायूं के खिलाफ जो है उसने रिबेल कर दिया था। अब हुमायूं ने उसको हटाया नहीं, एग्जीक्यूट नहीं किया, या प्रिजनर नहीं बनाया, या उसको एग्जाइल में नहीं डाला, उसको साथ ले जा रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करते हुए। पहले वो लाहौर ले गए, फिर वो सिंध ले गए, अब सिंध से उन्हें वापस काबुल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो तिमूरी भाई अब इंडिया से, मतलब इंडिया के नेचुरल बॉर्डर से पार निकल गए, उस साइड चले गए, है ना। उस साइड कौन है शक्ति में? उस साइड फारसी है शक्ति में। इन सिंध एज वेल फॉर्च्यून वेंट अगेंस्ट हुमायूं। जब वो सिंध में था, वहां की कहानी क्या थी? सिंध तक पहुंच रहा था, अब लाहौर कंट्रोल कर लिया था किसने? सूरियों ने, अफगानियों ने। अब उनका अगला टारगेट था मुल्तान के रास्ते सिंध को कैप्चर करना है, तो सिंध से भी भागना पड़ा उन्हें। बिकॉज ऑफ द हॉस्टिलिटी ऑफ रूलर ऑफ सिंध शाह हुसैन एंड द स्कैरिसिटी ऑफ प्रोविजंस अमंग हिज फॉलोअर्स, it was during his wandering in the deserts of Sindh that he married Hamida Banu Begum, a young girl, in 1451। 14 साल की उम्र में उसने हमीदा बानू बेगम की 14 साल की उम्र थी, जिससे शादी करी हुमायूं ने। मतलब हिंडाल से शादी करना चाहती थी, इनका एक अपना कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। ऑप्शनल वाले जब टॉपिक्स कराऊंगा तो वहाँ समझाऊंगा, वहाँ पर डिटेल में आता है टॉपिक है। लेकिन कहानी यह है कि हमीदा हिंडाल से शादी करना चाहती थी, हुमायूं को आ गई थी पसंद। हुमायूं ने हिंडाल को कहा कि तुम शांत बैठो, हम करेंगे शादी। हमीदा से शादी करी, और फिर ये एक पॉलिटिकल मूव भी था, क्योंकि सपोर्ट चाहिए था सिंधियों का, राइट। लेकिन सिंधियों के रॉयल फैमिली का सपोर्ट मिला नहीं, क्योंकि सिंधियों को पता था कि अफगान आ जाएगा, अगर हमने इनका साथ दे दिया तो फिर हमें पीटेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर शादी करी उसने हमीदा बेगम, और हमीदा बेगम से ही फिर बाद में अकबर पैदा हुए हैं हुमायूं को, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अबाउट दिस टाइम हुमायूं डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन फ्रॉम मालदेवा ऑफ मारवाड़। अब राजपूतों ने कहा है कि हमारे पास आ जाओ, तुमने चित्तौड़ में हमारी मदद करी थी, हमारे पास आ जाओ। लेकिन बाय द टाइम जाने लगे हुमायूं सेना लेकर अपनी, मतलब जो भी फॉलोवर्स थे उनको लेकर, वहां से शेरशाह ने ऐलान कर दिया कि जो भी राजपूत शासक मदद करता मिला मेरे को हुमायूं की, उनको पीटूंगा, बहुत बहुत मारूंगा उनको, ठीक है। तो ये बात मारवाड़ को पता चली, तो मारवाड़ ने हाथ जोड़ दिए कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। हुमायूं वापस गया। जब हुमायूं सिंध जा रहा था तो उसको पता चला कि सिंध में भी अब साथ नहीं है मेरा, तो हुमायूं ने सोचा कि यार बोरिया बिस्तरा बटेरो हिंदुस्तान से और चलो फारस। फारस में जाकर जो है वो, यानी पर्शिया में जाकर वहां से मदद लेकर आई जाए, ठीक है।
who had promised him assistance but a year back and started for Jodhpur. But in the changed political situation, Rajput prince was not prepared to offend Sher Shah by keeping the old promise with Humayun. So Humayun retraced his steps back to Sindh. It was here in Sindh at 1452 Akbar was born to Hamida Banu Begum at Amarkot in the house of Hindu chief Rana Virsala. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंध में राणा विरसला के घर में पैदा हुए अकबर, राइट। अनेबल टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम एनी क्वार्टर, हुमायूं डिसाइडेड टू लीव इंडिया फॉर गुड। ही रीच्ड पर्शिया। द यंग रूलर ऑफ पर्शिया शाह तहमास्प, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शाह तहमास्प भी क्या है, तिमूरी डिसेंडेंट का ही है, दैट मीन्स हुमायूं के रिश्तेदारी में था ये। ऑफर टू हेल्प हुमायूं ऑन 3 कंडीशंस, ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली रिश्तेदारी में, लेकिन डिसेंडेंस इसकी तिमूरी से ही आती है, ठीक है। क्यों है एग्जैक्ट डिसेंडेंस क्यों नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो शाह तहमास्प है ये था शिया मुसलमान। बानू इनकी जो बेगम है, राइट, हमीदा बानू बेगम, वो भी थी शिया मुसलमान, ठीक है। तो हुमायूं को कहा गया, मैंने आपको बोला ना कि तिमूरी जो है वो शिया सुन्नी में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था उनका, राइट। वो कॉन्फ्लिक्ट अन्य तुर्कियों में था, लेकिन तिमूरी में उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तिमूरी जो है वो काफ़ी लिबरल थे इस मामले में, लेकिन जीतने के लिए तो वो ऑब्वियसली धर्म का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अदरवाइज लिबरल थे। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस रखी पर्शिया के शाह ने, क्या क्या, कि पहले तो तुम शिया अपनाओगे, सुन्नी फेथ छोड़ोगे। दूसरा, ही शुड मेक दूसरा ये कि हिंदुस्तान को जीतने के बाद हिंदुस्तान को भी तुम शिया राज्य बनाओगे। और तीसरा, ही शुड सरेंडर कंदाहर टू पर्शियंस, कंदाहर जो है फिर तुम पर्शियंस के हाथ में छोड़ोगे, काबुल तुम्हारे पास रहेगा। हुमायूं ने तीनों मान ली। अब तीनों में से केवल उसने क्या क्या पूरी करी, कंदाहार वाली पूरी करी, ठीक है। शिया फेथ भी उसने माना, लेकिन हिंदुस्तान को उसने शिया में कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी मेजॉरिटी नोबिलिटी सुन्नी थी, हनाफी सुन्नी थी, ठीक है। एट दिस टाइम कमरान वॉज इन पोजेशन ऑफ काबुल। अब कमरान काबुल में, अस्कारी कहाँ है, गंधार में, वाइल हिंडाल जो है वो कहाँ बैठे हैं, गजनी में। तीनों भाई जो है वो हुमायूं से अलग हैं और हुमायूं के कंटेस्ट में खड़े हो गए, लेकिन हुमायूं के साथ सपोर्ट किसका है, पारसियों का है आपकी बार। बाय देन ही हैड चेंज्ड ओवर टू द साइड ऑफ कमरान विद द हेल्प ऑफ शाह ऑफ पर्शिया। कौन, हिंडाल जो है वो कमरान के साइड हो गए, तो तीनों भाई अलग हो गए ना, कमरान, अस्कारी और हिंडाल एक साइड, और दूसरी साइड हुमायूं और पर्शिया के शाह, दोनों एक साइड। With the help of Shah of Persia, Humayun occupied Kabul and Kandahar 1545, और as he promised, Kandahar was returned back to Persia. Kandahar was given to Persia, but again reoccupied by Humayun after the death of Persian Shah. हुमायूं ने केवल तब तक अपना वायदा निभाया जब तक वो पर्शियन शाह जिंदा था। पर्शियन शाह के मरते ही हुमायूं ने कंधार वापस कैप्चर कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको कहा ना, मुगल सल्तनत की सोलिडिफिकेशन उसके इसमें भी थी कि उन्होंने नेचुरल बॉर्डर्स काबुल कंदाहार दोनों को ही कंट्रोल करके रखा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। जिसके हाथ से, जिन भारतीय शासकों के हाथ से काबुल कंदाहार छूटा है ना इंडिया में, मतलब बाहरी इन्वेजन हो गया है, राइट। दिस लेटर ऑन लेड टू हॉस्टिलिटीज बिटवीन द मुगल्स एंड पर्शियंस। मुगल्स एंड पर्शियंस बाद में लड़े भी इस पॉइंट पर, ठीक है। द ऑक्यूपेशन ऑफ काबुल एंड कंदाहार गेव हुमायूं फुटिंग। अब देखिए, काबुल कंदाहार हुमायूं कंट्रोल में, काबुल और कंदाहार हुमायूं कंट्रोल में, 2 पासेज है, इनको पार करते ही पंजाब और मुल्तान और सिंध हुमायूं कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, जो कि उसने किया भी। अब ये पंजाब मुल्तान सिंध जो है वो, पंजाब मुल्तान सिंध और दिल्ली, ये सब जो है वो सूर्यों के कंट्रोल में है, लेकिन शेरशाह शक्ति से अब जा चुके हैं। शेरशाह की मृत्यु होगी 45 में। शेरशाह की मृत्यु के बाद अब हुमायूं कॉन्फिडेंट है कि मैं जाकर दिल्ली जीत सकता हूं। तो उसके लिए क्या करना है हुमायूं को, काबुल पार करना है और पंजाब को कंसोलिडेट करना है। एक बार पंजाब जीता, मुल्तान जीता, तो फिर दिल्ली कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाउएवर हिज ब्रदर्स कंटिन्यूज टू गिव हिम ट्रबल अंटिल दे वर फाइनली लिक्विडेटेड। भाइयों को हटाया उसने, कैसे, अस्कारी वॉज टेकन प्रिजनर एंड एक्साइल टू मक्का। अस्कारी को भेजा कि तुम मक्का जाओ, ठीक है, तुम मक्का ही जाओ, तुम अब हाजी बनो। दूसरा, हिंडाल को उसने मार दिया, किल्ड इन अ नाइट अटैक बाय अफगान, वाइल कमरान वॉज टेकन अ प्रिजनर, ब्लाइंडेड एंड सेंट टू मक्का। अब यहां से जो है वो दहशत फैलनी शुरू हुई। हुमायूं का ये रूप किसी ने नहीं देखा था, ठीक है।
लेकिन हुमायूं ने ना ये कैरेक्टर डेवलप किया, ये स्ट्रेंथ डेवलप करी कि अपने ही भाइयों को एग्जीक्यूट कर सके या अपने ही भाइयों को अंधा कर सके। तो हिंडाल तो मार दिया किसी अफगान ने, ठीक है। अब ये डिस्प्यूटेड है कि वो अफगान को हुमायूं ने भेजा था या नहीं भेजा था, कैप्चर करने भेजा था, वो हीट ऑफ द मोमेंट में युद्ध में जो है वो मर गया हिंडाल, ठीक है। दूसरा पॉइंट, कमरान को अंधा कर देना, ठीक है। इसको नोबिलिटी ने बहुत विरोध किया कि अंधा क्यों कर दिया अपने भाई को, ठीक है। लेकिन हुमायूं अब जब अपने भाई को ही जो मार दे, अंधा कर दे, उसको लेकर जो है वो दूसरों में दहशत फैल जाती है, ठीक है। तो यहां पर अब हुमायूं के नाम की दहशत फैलनी शुरू हुई, जिस तरह पहले बाबर के नाम की थी। नेक्स्ट पॉइंट, अब पर्शिया में हुमायूं रहा, इसका भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या असर है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑप्शनल के लिए अगेन। हुमायूं रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल इन पर्शिया विथ थाउजेंड्स ऑफ पर्शियन सोल्जर्स एंड नोबल्स। देखिए, भारत में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़े लेवल पर पर्शियनाइजेशन क्यों है, क्योंकि पर्शिया की मदद से ही मुगल्स जो हैं वो रीअसर्ट कर सके हैं अपनी अथॉरिटी इंडिया पर, और बदले में वो अपने साथ पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए हैं। अब ये फोर्सफुल है या एफिशिएंट था पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए लाए हैं, वो हमें फैसला आगे ऑप्शनल में करेंगे हम। और इसमें मैक्सिमम मतलब जो हमारा ज़्यादा झुकाव है वो इस पॉइंट पर रहेगा कि ऑब्वियसली पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसको लाना जो है वो समझदारी ही बनती है, राइट। This influx increased the culture and political influence of the Persians in Mughal Empire. It also applied to administration of the empire, है ना। पर्शियंस का भारतीय कल्चर पर, पर्शियंस का भारतीय पॉलिटिकल सिनेरियो पर और पर्शियन का भारत के एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़ा असर इसके बाद हुआ, राइट। पर्शियंस मेथड्स ऑफ गवर्नेंस वर imported to Kashmir during the remainder of Humayun's reign. नॉट जस्ट इन कश्मीर बट धीरे धीरे फिर दिल्ली तक भी पहुंचे। द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, डाहशाला, एक तो डाहशाला सिस्टम जो है वो पर्शिया से इन्फ्लुएंस्ड है, वॉज इम्प्रूव्ड बाय फॉलोइंग बोथ द पर्शियन मॉडल एंड दैट ऑफ दिल्ली सल्तनत। द पर्शियन आर्ट्स बिकेम वेरी इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। पर्शियन कारपेट्स, पर्शियन जो है वो होजरी कहते हैं इसे, ठीक है। मतलब हर तरह के क्राफ्ट, कपड़े से लेकर कारपेट से लेकर लकड़ी से लेकर दीवारों से लेकर मतलब आर्किटेक्चर से लेकर हर तरह के पर्शियन आर्ट्स जो हैं वो अब इंडिया में फेमस होने लगे। और अगर तुर्कियों ने उसको अपनाया तो फिर राजपूतों ने भी, तो राजपूती आर्ट में भी हमें पर्शियन इन्फ्लुएंस आफ्टर तो ये कल्चर का सवाल भी बन जाता है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर आपका कल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे GS1 के लिए, और ऑप्शनल में तो ये पॉइंट बनता ही है, ठीक है। तो GS1 के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो एग्जाइल में थे हुमायूं पर्शिया में, उसका, और जब फिर वो आए, मतलब या इस तरह सवाल बनता है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या मुगल कल्चर का राजपूतों पर क्या असर है ना। ये तो सवाल बनता ही है ना कल्चर में कि मुगल कल्चर का राजपूती कल्चर पर या तुर्कियों का राजपूती कल्चर पर या इस्लामिक कल्चर का हिंदू कल्चर पर क्या असर है, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब देते समय अगर आप ये पॉइंट भी डाल देंगे कि हुमायूं जो पर्शिया से आया है और पर्शिया की मदद से वो वापस जो है वो दिल्ली कैप्चर कर सका है, इस वजह से पर्शियन पॉलिटिकल, पर्शियन कल्चरल इन्फ्लुएंस इंडिया पर बढ़ा, तो आपके आंसर में 4 की जगह 6 चांद लगेंगे, ठीक है। बहुत मतलब इंप्रेस हो जाएगा एग्जामिनर कि अच्छा इतनी डीप सेंस आपको समझ आई है, और मैं ये डेवलप करूंगा आपकी, डरिए मत, ठीक है। सो हो सकता है कि आज के सेशन पॉलिटिकल हिस्ट्री वाले हैं थोड़े से बोरिंग हो, लेकिन यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट जो है वो GS1 एज वेल एज ऑप्शनल के लिए निकल रहा है। और जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है आपको, जो असल बैटल है वो मेंस है, प्री तो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है ना। तो वी हैव टू बी मेंस रेडी, मेंस के लिए तैयार होना है हमें। एंड पर्शियन स्टाइल अब देखिए जो मिनिएचर पेंटिंग है वो पर्शियन स्टाइल है। इट नाउ दिस डजंट मीन कि जो शुरुआती तुर्की शासक थे वो ये मिनिएचर पेंटिंग या पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, डेफिनेटली कर रहे थे वो, क्योंकि वो जो तुर्की शासक है वो पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन से ही निकल कर आए थे। लेकिन अब जो है वो इफेक्ट उसका ज्यादा था, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट था, प्लस वर प्रोड्यूस्ड एट मुगल एंड सब्सिक्वेंटली राजपूत कोर्ट्स, जो मिनिएचर पेंटिंग है, और वही मिनिएचर पेंटिंग जो है वो फिर धीरे धीरे पोर्ट्रेट पेंटिंग में कन्वर्ट होती है जहांगीर के बाद। द चगताई लैंग्वेज खो गई, नेक्स्ट चीज, पर्शिया आ गई तो चगताई लैंग्वेज खो गई। चगताई लैंग्वेज इन विच बाबर हैड रिटन हिज मेमोयर
जिसे तुजुक ई बाबरी कहा जाता है, डिसअपियर्ड ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द यूज बाय कोर्टली एलीट एंड अकबर कुड नॉट इवन स्पीक इट। इतना डिसअपियर हो गया कि अकबर को बोलनी भी नहीं आती थी वो, ठीक है। चगताई लैंग्वेज, पर्शियन का इतना इन्फ्लुएंस आया, ठीक है। सो देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, दिल्ली सुल्तानों की कोर्ट लैंग्वेज जो है वो भले ही फारसी और अरबी रही हो, लेकिन स्टिल वो अपनी तुर्की भाषाओं में कन्वर्सेट करते थे। लेकिन हुमायूं के बाद अकबर एंड सब्सिक्वेंट शासक तो अपनी तुर्की लैंग्वेज भूल ही गए, राइट। वो तो फिर केवल फारसी में ही अब कन्वर्सेट करते थे, या फारसी अरबी और धीरे धीरे उर्दू। लेटर इन लाइफ हुमायूं हिमसेल्फ इज सेड टू हैव फ्रीक्वेंटली यूज्ड कोटेशंस फ्रॉम पर्शियन वर्स। लेटर और हुमायूं, मैंने बताया ना शुरू में उसका इतना उसे सीखी फारसी अरबी तुर्की, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड उसका टेस्ट जो है वो लिटरेचर के लिए डेवलप हुआ, इतना कि उसकी मृत्यु भी एक लाइब्रेरी में ही हुई, है ना। इट वॉज ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट विदाउट अ किंगडम दैट द बेस्ट ऑफ हुमायूंस कैरेक्टर केम आउट। सो मुश्किलों में ही जो है वो आपका कैरेक्टर निखरता है, और वही हुमायूं के साथ हुआ भी। पहले बहुत अय्याश था, जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ी तो धीरे धीरे उसने जो है अपने कैरेक्टर को बिल्ड किया और फिर कंसोलिडेट किया उसने दिल्ली को, राइट। दिल्ली जब मैं कह रहा हूं तो मैं मतलब कहने का मतलब जो हिंदुस्तान है ना, दिल्ली क्योंकि उसका सेंटर रहता है हिंदुस्तान का। इवन ड्यूरिंग हिज रूल ओवर अफगानिस्तान ही शोड नो ग्रीवियंस अगेंस्ट हिज ब्रदर्स and was almost forced by his nobility to take the action of blinding Kamran after his repeated rebellion। कमरान को ब्लाइंड किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्टोरेशन ऑफ हुमायूं एंड डेथ। अब हुमायूं जो है वो वापस कैसे उन्होंने दिल्ली में मुगल शासन को एस्टेब्लिश किया, देखते हैं। Having gotten rid of his brothers in northwest, हुमायूं marched on to reconquer हिंदुस्तान। भाइयों को निपटा दिया उसने, हिंडाल को मार दिया, दो को भेज दिया मक्का, कंधार काबुल अपने कंट्रोल में। अब जीतना है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को जीतने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले पंजाब चाहिए, राइट। एज अपॉर्चुनिटी वॉज फेवरेबल फॉर हिम टू अटैक इंडिया एंड रिकवर हिज लॉस्ट किंगडम। शेर शाह आफ्टर हिज विक्ट्री, अब शेर शाह का क्या है, 1540 में शेर शाह कंट्रोल में आया दिल्ली आगरा। शेर शाह 1540 से 1545 तक ही जीवित रहे, उनकी मृत्यु हो गई। शेरशाह के बाद जो उसके सक्सेसर थे वो धीरे धीरे जो है वो उनके हाथ से कंट्रोल छूट गया। शेरशाह आफ्टर हिज विक्ट्री इन द बैटल ऑफ कन्नौज हैड फाउंडेड द सूर डायनेस्टी ऑफ विच ही हिमसेल्फ वाज अ वाइज एंड एफिशिएंट रूलर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं शेरशाह के बारे में सारी कहानी उसकी सुनाऊंगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हिज रेन वाज वेरी शॉर्ट, ही डाइड इन 1455। आफ्टर हिज डेथ हिज सन इस्लाम शाह रूल्ड अप टू 1553। शेरशाह के बाद कौन आते हैं? इस्लाम शाह, 1553। After Islam Shah's death, the Afghan Empire started decaying. The country was thrown into confusion by the civil war and the rival claimants to the throne. Next point, he became the Emperor of India once again after an interval of 15 years. Who? हुमायूं। So यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक आपके दिमाग में आया नहीं आया, मैं नहीं कह सकता क्लियरली। दैट पॉइंट इज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हम इतना सब पढ़ रहे हैं, हमें ये कहाँ से पता है सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? तो आप मुझे तुरंत कमेंट में बताइए कि हुमायूं की कहानी का सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और वो किसने लिखी है ये भी बताएंगे आप। क्या हुमायूं ने खुद लिखा है या किसी और ने लिखा है उसके लिए? हुमायूं वॉज नॉट डेस्टिन्ड टू रूल ओवर हिज इंडियन डोमिनियन फॉर लॉन्ग आफ्टर हिज रिस्टोरेशन। इन जनवरी 1556 he met with an accidental fall while descending down the stairs of his library at Delhi and die। उस लाइब्रेरी का नाम भी कमेंट में बताएंगे। 1556 में उस लाइब्रेरी की सीढ़ियां उतर रहा था, थोड़े नशे में था, पैर फिसला या पैर मुड़ा, गिरा, किस तरह सर फोड़ा उसने, घायल हुआ और ब्लीडिंग होकर उसकी इंटरनल ब्लीडिंग एक्सटर्नल ब्लीडिंग से उसकी हो गई मृत्यु, ठीक है। लेकिन इशू उसका था अकबर, और एकमात्र उसका इशू था जो कि मतलब शक्ति में आने, अभी तो जवान था, इतनी बड़ी उम्र में नहीं थी, लेकिन शक्ति में वो फिर आए, ठीक है। सो अकबर की कहानी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हुमायूं ने दिल्ली कैसे जीती? हुमायूं टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड विद द हेल्प ऑफ हिज एबल लिeutenant बहराम खां ही ऑक्यूपाइड लाहौर इन February 1555। तो देखिए यहां पर इस्लाम शाह 1553 में गद्दी पर आए, और इस्लाम शाह के मरने के बाद 1555 में
भगदड़ मची हुई है सूर एम्पायर में कि कौन बनेगा, लड़ रहे हैं सब आपस में, सारे अफगानी नोबिलिटी आपस में लड़ रहे हैं। अफगानी नोबिलिटी का कैरेक्टर बताया ना मैंने, वो सुवेरनिटी एक्सेप्ट नहीं करते किसी की, ठीक है, उनके कैरेक्टर है वो उनका, उनकी नोबिलिटी का, तो वो आपस में लड़ रहे हैं। शेर शाह ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, इसलिए अफगान एम्पायर हमें बड़ा नहीं नजर आता, छोटे छोटे होते हैं अफगान एम्पायर, ठीक है। कुछ बड़े शासक रहे लेकिन मेजॉरिटी नहीं है ऐसी हमें बड़े शासक, जैसे तुर्कों के हमें मतलब सेल्जुक हो गए, ऑटोमन हैं, ख्वारिज्मी हैं, भारत में तुर्की एम्पायर इतने बड़े बड़े रहे, हमें अफगानी एम्पायर इतने बड़े बड़े नजर नहीं आते, ठीक है। खैर, अरबी एम्पायर हमें बड़े बड़े नजर आए हैं, है ना, जैसे रशुद्दीन था, उमायद था, और उसके बाद अब्बासियों का एम्पायर बहुत बड़ा था, ठीक है। ऐसा अफगानियों का नहीं नजर आता। तो भगदड़ मची हुई है इस्लाम शाह के मरने के बाद। इस भगदड़ का फायदा जो है वो हुमायूं और बहराम खान ने मतलब फायदा उठाया, जब 1555 उन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया पंजाब, ठीक है। अब जिसके हाथ में पंजाब आ गया, लाहौर मतलब पंजाब वाला रीजन है ना, लाहौर जो सबसे प्रोमिनेंट शहर था पंजाब का, जिसके हाथ में पंजाब आ गया वो अब दिल्ली पर आसानी से काबू कर सकता है। आफ्टर डिफीटिंग सिकंदर सूर, द रिबेल गवर्नर ऑफ पंजाब हु हैड बीन प्रोक्लेम्ड एम्परर बाय द अफगान्स। अब वो पंजाब का गवर्नर था सिकंदर सूर, डिसेंडेड था इस्लाम शाह का, और अब वो दिल्ली पर अगला सूर शासक बनने जा रहा था, लेकिन उसको जाने ही नहीं दिया, उसको लाहौर में ही हराया और वहीं से ही जो है वो दिल्ली पर कंट्रोल कर दिया हुमायूं ने अपना, ठीक है। इन अ बैटल नियर सरहिंद ही ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा इन जुलाई 1555। तो सिकंदर सूर को हराकर दिल्ली जो है वो अपने कंट्रोल में ले ली हुमायूं ने। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमारी कम इंपॉर्टेंस की है, लेकिन स्टिल कुछ जो है वो फैक्ट्स और कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने बोला ना, ये कनेक्टिंग टॉपिक है। आज के टॉपिक में जो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट आए हैं ना, इनको मैं बाद में यूज करता हुआ मिलूंगा आपको, ठीक है, कि पर्शिया के साथ क्या कनेक्शन था, सिंध और राजपूतों ने क्यों मदद करी, क्यों नहीं मदद करी, ठीक है। और जो कल्चर लेकर आया, पर्शियन कल्चर जो इंडिया में आया, राजपूतों ने क्यों अडॉप्ट करा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज जो हमने कॉन्सेप्ट देखे भर हैं, इनको बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे, या तो जब हम GS1 के बारे में, GS1 में जब हम पढ़ेंगे और जब हम ऑप्शनल लेवल पर पढ़ेंगे, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं, हुमायूं के बारे में कुछ खास फैक्ट जो है वो मतलब है नहीं, और कुछ खास सवाल हुमायूं पर बनता है नहीं जब तक हुमायूं के लड़के अकबर बैठे हैं, है ना। अकबर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहां से बहुत सारी चीजें हमें निकल कर आएंगी समझने में, ठीक है। तो इस सेशन की PDF आपको कहां से मिलेगी, चौहान_सर_हिस्ट्री मेरा टेलीग्राम चैनल है। उसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं या कोई किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं अनअकैडमी के, सो कोड यूज कीजिएगा चौहान_सर_हिस्ट्री। अगर आप मुझे अपना डाउट DM करना चाहते हैं इंस्टा पर, तो सेम हैंडल से मैं आपको इंस्टा पर भी मिल जाऊंगा। उसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जानते हैं आप लोग, और स्पेशल क्लासेस के लिए जरूर जुड़े टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग लाइव नहीं आ रहे हैं स्पेशल क्लासेस पर, मैं लाइव आपको पढ़ा रहा हूं, वहां पर डाउट हम ले रहे हैं, उन क्लासेस का बहुत फायदा पहुंच रहा है, सो मेक श्योर आप उस फायदे को उठाएं, राइट। तो खत्म करता हूं आज का मैं ये सेशन, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।